Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? एक बार ऐसा है तो बताओ फटाफट. कैसे लगो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. आ जाइए सभी लोग. आ जाइए. स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. ठीक है. हाँ, जगह नई है थोड़ी, बट मजेदार है. यस और नो? क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हेयर कट ओपी. बारिश ओपी, बहुत बढ़िया. हाँ, दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश हुई है, बट हम लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं. ये ऐसे ही बोलते ना, एक बीच में चलता रहना चाहिए थोड़ा लतूफा, जिसमें बच्चे सोचे. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. और आज हम बात करने वाले हैं बेटा जी, लेक्चर नंबर 12. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. यस बेटा, आ जाइए. बहुत बहुत शुक्रिया. ये है हेलीकॉप्टर माइक. एक होता है कॉलर माइक, दिस इज हेलीकॉप्टर माइक. ठीक है. विमान संख्या, लक्ष्य फॉर जेई, रिलेशन एंड फंक्शन, लेक्चर नंबर 12. उड़ने के लिए तैयार सभी यात्रीगण. अपना सीट बेल्ट बांध लें. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. अरे भैया, चैट की स्पीड इतनी तेज है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, और अगर दिखाई दे रहा है तो मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा. बहुत सही. स्वागत है, स्वागत है. आ जाइए जी. आज वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा जी. अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, कितने लोगों ने 11th की डोज लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू रेंज ऑफ द फंक्शन देख लिया? जिसने देख लिया लिखो YS. यस सर. जल्दी से बोल दीजिए प्लीज. जिसने वो लेक्चर देख लिया एक बार बता दो कि हाँ सर, मैंने वो लेक्चर देख लिया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ सर. बच्चे जो है, उसके नीचे के जो कमेंट्स थे आप लोगों के, मैंने पढ़े, बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेसिव लगे. बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ सर, हमें ऐसी डोज चाहिए, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल. अब जो जो लोग देख के आए हैं उनकी बहुत फायदा होने वाला है आज, बिकॉज जो 11th वाले टॉपिक्स थे वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में 11th की डोज में पढ़ा दिया. आज हम रेंज निकालने के दूसरे मेथड्स देखेंगे. ठीक है. अरे वाह, लव यू बेटा, लव यू, बहुत सारा लव यू. तुम्हारी चैट की स्पीड बता रही है कि तुम काम करके आए हो, और जब इंसान काम करके आता है ना, तो बिलीव मी, ठीक है, उसके चेहरे में अलग कॉन्फिडेंस और आवाज में दम होता है. ठीक है. नहीं काम करके आता फिर वो चोरी चोरी करता है. समझ में? बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी का. आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे, एक तो रेंज कैसे निकालते हैं, मतलब अब की बार जो मेथड हम देखेंगे वो बाकी 11th वाले मेथड्स को छोड़कर, जैसे dy/dx का यूज करके कंपोजिट फंक्शन के एक दो सवाल. ठीक है. और फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे व्हाट इज इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, और उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है जी. बहुत सही. अब जिसका तुम्हें था इंतजार, सभी लोग जो है होमवर्क, मतलब हाँ, तुम लोगों को इस बार मुझे एक नया जुनून और जज्बा देखने को दिखाई दे रहा है, और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो जुनून और जज्बा है, आप में कोई भी सवाल होमवर्क दिया जाता है, बहुत सारे लोग उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, बहुत सारे लोग उससे डाउट पूछते हैं. बहुत अच्छी बात है. दैट मीन्स कि आप एफर्ट कर रहे हैं, एंड वो कमेंट्स यही शो करते हैं कि आपने ट्राई किया. बहुत बढ़िया. तो भैया, होमवर्क मैंने आपको दिए थे कुछ चैलेंजर और कुछ सवाल, जिनके लिए बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें चैलेंजर सवाल, चॉकलेटी सवाल, और कौन से बवाल सवाल, सोचने वाले सवाल दिया करो. बहुत सही. ऑप्शन ए जो है वो आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का. तो लेट्स सी. यहां पर ये देख रहे हो, 0 से 0. कलाकारी की मतलब हद है. कौन है सर ये कलाकार? मैं तो नहीं हूं. ठीक है, चलिए अपने यहां देखते हैं. नाउ फटाफट, जैसे की बात होती है हर बार, आपको लॉग के कितने एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं? सर हमें यहाँ पे लॉग के 2 एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं. फटाफट देखते हैं, ध्यान रखना. आ जाइए. हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर. सबसे बाहर वाला लॉग जो है बेटा, उसके लिए ये नंबर है. ठीक है, उसके लिए ये नंबर है. तो पहले आप कंडीशन क्या बनाओगे? माइनस, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए. माइनस, बहुत जाडो चल रहा है, थोड़ा पतलो हो जा. माइनस लॉग x विद बेस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, और साथ में है 5 लॉग x विद बेस 3 पॉजिटिव का, और -6. ये बाहर वाले लॉग के लिए ये नंबर है, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव. ठीक है, ये हुई हमारी कंडीशन नंबर 1. अब नाउ मैं आता हूं कंडीशन नंबर 2 पे. ध्यान सुनिएगा प्लीज.
आपको कोई और भी लॉग दिखाई दे रहा है क्या? तो आंसर इज सर यस, हमें दो लॉग दिखाई दे रहे हैं, एक जो इस पूरे में बाहर लगा है, एक ये वाले जो बैठे हैं, और ये दोनों लॉग सेम ही है। तो मैंने पूछा इसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे? लॉग x विद बेस 3 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सर इसका जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 2, पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि आप कंडीशन ध्यान से बना लें, और दूसरा जो स्टेप है आप उन कंडीशंस को ध्यान से सॉल्व कर लें। आया ना? बहुत बढ़िया यार, सभी लोग, आर्यन है, राज है, और कौन है, मोनिका है, अंकित झा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो कैसे सॉल्व करूंगा, जल्दी से बताओ। सर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले तो आप पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा ये ठीक है, लॉग x विद बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 लॉग x विद बेस 3, और यहां हो जाएगा +6। जब मैं पूरी इक्वेशन को एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, साथ साथ में स्टेप्स आप रिपीट करते जाएं प्लीज। सॉल्व करके आओ घर से, बहुत अच्छी बात है, बट यहां भी बोलो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। सभी को दिखाई दे रहा है, अब आप बड़े हो चुके हैं, क्लास 11th में होता तो मैं यहां पे एक स्टेप लिखता कि लॉग x विद बेस 3 को आप t मान ले, लॉग x विद बेस 3 को क्या मान ले? t। बट सर यहां दिख ही रहा है साफ साफ ये फैक्टराइज हो रहा है, क्या मैं डायरेक्टली इसके फैक्टर्स लिख दूं? और जिस जिसको बात समझ में आई है प्लीज बताइएगा। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद में ये वाली चीज यहां लिखी हुई है, यहां लिखी हुई है, तो आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, लॉग x विद बेस 3 माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, और लॉग x विद बेस 3 माइनस 3 एक फैक्टर आ गया। दिस इज लेस देन 0। इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा जी? सर वेवी कर्व मेथड, जब जब इनइक्वालिटी आएगी तब तब वेवी कर्व मेथड आएगा। जल्दी से देखो, आया ना? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली चीज 0 कब होगी? तो आप बोलोगे सर log x विद बेस 3 इज इक्वल टू 3, इस फैक्टर को 0 करोगे, मतलब सर x की वैल्यू आएगी 27। और मैंने पूछा इस फैक्टर को अगर 0 करना है तो सर log x विद बेस 3 की वैल्यू होनी चाहिए 2। यहां से आप बोल सकते हो x बराबर 3 की पावर 2, जिसको आप बोलते हो 9। तो सर दो फैक्टर्स आ गए, 9 एंड 27। सुनते जाना, सही चल रहा है क्या? आया ना? बहुत सही, आ जाओ। नाउ सर साइन चेक करते हैं, ठीक है, ये हमने रूट्स निकाल लिए, इसको प्लॉट कर लिया। अगर आप 27 से बड़ा नंबर यहां रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना? 27 से बड़ा यहां पे 81 रख लो, पॉजिटिव आएगा। फिर आप ये करो 9 और 27 के बीच में कुछ भी रखोगे तो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि 9 और 27 के बीच में ये तो पॉजिटिव रहेगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो शायद, एकदम क्लियर है। और 9 से छोटा कुछ भी रखोगे, 9 से छोटा बट 0 से छोटा नहीं रख सकते बिकॉज ये कंडीशन है, तो सर ये फिर से पॉजिटिव आएगा। यहां पर आपको क्या मैं ये बोल दूं कि यहां 0 भी बैठा है, क्योंकि ये कंडीशन क्या बोल रही है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये कंडीशन क्या बोल रही है सर 9 से छोटा और 27 से बड़ा, है ना? तो ये आ गया। क्या मैंने ठीक किया क्या? है ना? बट सर आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा पूछा क्या, बाकी सब ठीक है, अब की बार ये पॉजिटिव नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है नेगेटिव। तो 9 और 27 के बीच का हमें पार्ट चाहिए, 27 और 9 से छोटा नहीं, 9 और 27 के बीच का, बिकॉज इनइक्वालिटी क्या है? नेगेटिव वाली है। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत सही। नाउ जब मैं फाइनली इन सब का इंटरसेक्शन लूंगा तो जवाब आप सभी को दिखाई दे रहा है। जवाब आ जाएगा बेटा x बिलोंगिंग टू 9 से लेके 27। जिस जिसका जवाब एकदम मैच कर गया, ऑप्शन ए जिस जिसका आंसर आ गया है, प्लीज सेंड थम्स अप। जीडीबीडी होगी सही, ठीक है। हाँ, मुझे वो हर बार अपने को पॉजिटिव लेने की आदत है ना, तो हम क्या करते हैं पॉजिटिव वाले पे आंसर बोल देते हैं, बट यहां पे सर हमें नेगेटिव लेना है बिकॉज आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया था। आसान सा सवाल, जिस जिसका जवाब एकदम मैच कर गया प्लीज सेंड थम्स अप कि हाँ सर, यस सर लिख के भेज सकते हैं। अगला सवाल, जो जो बच्चों ने कमेंट किया दैट इज कि सर यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक जो आपने पहचानी है वो बिल्कुल सही। सर ये वाला जो नंबर है ये 5 होगा, और ये वाला जो नंबर है ये -5 होगा पूरा, मतलब ये रूट नहीं लगा हुआ इस पे, ठीक है। दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, अपने आप पे बिल्कुल भी शक मत करिएगा ना। जब मैं इस सवाल को सॉल्व करने गया तो वापस जैसे आप पिछले सवाल में सोच रहे थे कितने लॉग हैं, जितने लॉग उतने ही नंबर, और उन सबको पॉजिटिव बनाओ। मैंने पूछा यहां पे कितने रूट दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे यहां पर 2 रूट दिखाई दे रहे हैं, समझ में आया? एक सबसे बाहर लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया, इस बाहर वाले रूट के अंदर तो ये लिखा हुआ है, तो सर पहली चीज तो कंडीशन नंबर 1 दैट इज 10 माइनस अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस 21 x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये किस वजह से? बिकॉज पहले रूट के अंदर ये चीज लिखी हुई है, तो हमें डोमेन का रूल एकदम क्लियर है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर डोमेन कैसे निकालते हैं। नहीं जी, बहुत आसान है यार। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं कंडीशन नंबर 2 यहां रख देता हूं। फिर मुझे एक और लॉग दिखाई दे रहा है, वो ये लिखा हुआ, और ये वाला जो लॉग है इसमें आप क्या बोलोगे? दैट इज x की पावर 4 माइनस 21 एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? बस आप फटाफट सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो, बिकॉज जितनी कंडीशन उनका उतना ही। सर बहुत आसान है, 10 को इधर और ये रहा इस तरफ, x की पावर 4 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। हाँ जी, मैं आपकी भावनाएं समझ गया, बट कुछ बच्चों को सॉल्यूशन पूरा दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं यहां पर एक स्टेप लिख रहा हूं और उसके साथ साथ उसका कारण भी लिख रहा हूं, और इस कारण को आप याद रखिएगा। ठीक है, व्हेन बोथ साइड, जब दोनों साइड पॉजिटिव हो ना, व्हेन बोथ साइड आर पॉजिटिव, मैं अभी एक काम करूंगा। बोथ साइड किसकी सर? एक इनइक्वालिटी की अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो, सिर्फ आप तभी स्क्वायर कर सकते हैं, हर बार नहीं कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सही लिखा हुआ है क्या, तो आंसर इज सर यस। अब आप इसको स्क्वायर कर दो तो यहां जाएगा 16, यहां जाएगा 4, इनइक्वालिटी का साइन सर ये रहेगा, तो गड़बड़ है, आपको पलटना पड़ेगा। तो हम इनइक्वालिटी में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कब करते हैं? व्हेन बोथ साइड आर पॉजिटिव। अगर दोनों साइड में से कोई भी एक या दोनों नेगेटिव हो तो हम स्क्वायरिंग नहीं करते, पहले उनको पॉजिटिव बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? तो अब मैंने यहां क्या बोला, ध्यान सुनिएगा प्लीज। आप इस तरफ स्क्वायर कर रहे हो कि क्या आपको दोनों साइड पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तो आंसर इज यस। 10 पॉजिटिव होता है, रूट का जवाब हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरी बात पूरी पूरी सुनना ध्यान से, अगर स्क्रीन पे ध्यान है तो कहीं और की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 10 पॉजिटिव होता है तो आंसर इज यस। आप सर रूट का कुछ भी जवाब निकालो, हमेशा पॉजिटिव आता है, दोनों साइड पॉजिटिव है, आंसर इज यस। सर अब कर दीजिए आप क्या, स्क्वायरिंग। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 100, इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। इस टर्म को इधर लेके आओगे, x की पावर 4 माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 100। आप चाहे लेस देन इक्वल टू 0 यहां लिखो, चाहे आप इसी चीज को यहां लिखो, एक ही बात है। हाँ बेटा, कॉपी पे लिख के देख। आप जब इसको फैक्टराइज करोगे तो सबको फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। तो फैक्टर्स क्या क्या आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पर मैं पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ऑल्दो इतनी एक्सप्लेनेशन की नीड सर है नहीं। शाबाश। इसके लिए जब वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो ये वाला पूरा फैक्टर नॉन जीरो है, तो इसके कोई रूट्स होंगे नहीं, इसके दो रूट्स आएंगे बेटा 5 एंड -5। वो लेस देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेस देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट कौन सा है, तो वो ये, और इन पे डार्क सर्कल बिकॉज 0 हो सकता है। ये यहां तक सही चल रहा है क्या? अरे स्टेप्स के साथ मैच करके चला करो, अपना ऑप्शन मत लिख के भेजो। सबको पता है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि सर उसी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तभी तो आपने सही करवाई। वरना पिछले सवाल में यहां पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, आपने ये तो सही नहीं करवाई। वो इसलिए नहीं करवाई बिकॉज वो ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो ये गलत लिखा हुआ है, इसको 0 से 9 कर लीजिएगा। अब ठीक है क्या? तो कुछ लोग प्रिंटिंग मिस्टेक देखते ही बोले अच्छा गुरुजी ने इधर सही करवाई है, मतलब यही जवाब है। समझे कि नहीं समझे? तो वो मत करो। आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी। नाउ अब मैं फटाफट इसको सॉल्व करता हूं। ये तो सर सॉल्व हुआ ही पड़ा है। अरे वाह, अरे वाह। सर जल्दी बोलो, इसका रूट 0, इसका रूट √21 और एक रूट -√21। ठीक है, एक रूट √21, एक रूट -√21। बहुत सही। अब वो आपसे पूछ रहे हैं साइन स्कीम बताओ, अभी बता देते हैं। अगर आप √21 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव, √21 और -21 के बीच में रखोगे तो मतलब नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में रखोगे तब भी नेगेटिव, ध्यान सुनना, और इधर रखोगे तो पॉजिटिव। ठीक है, जैसा कि हमने जब ये वेवी कर्व मेथड पढ़ा था तो पूरा डिटेल में ये बात की थी कि ये वाला जो साइन होता है बेटा जी, ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कौन कौन सा पार्ट लोगे? ये 0 कब कब हो रहा है सर? इस पे 0 हो रहा है, इस पे 0 हो रहा है, और इस पे 0 हो रहा है। और ग्रेटर देन 0 की बात करें तो इस तरफ और इस तरफ। अब जिसने ये ऐसे दो स्टेप में सोचा उससे आंसर गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑल्दो ये यूनियन 0 वाली चीज बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। यहां पर अगर बढ़िया ऑप्शन बनाने होते तो मैं यही सेम ऑप्शन रखता और उसमें ये यूनियन 0 हटा देता। बिलीव यू मी,
90% जनता निपट जाती -1 में, समझ में? -1 घर लेके जाती। क्यों? क्योंकि ये यूनियन जीरो भूल गए, छोटी छोटी बातों को भूल जा रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है मतलब ये एक्सप्रेशन कब कब जीरो के बराबर और पॉजिटिव कब कब है। पॉजिटिव ये रहा और ग्रेटर देन जीरो से 3 पॉइंट्स पे हो रहा है। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? x बिलोंगिंग टू -∞ से -√21 यूनियन √21 से लेके इंफिनिटी और साथ में यूनियन 1 0 भी आएगा, इसको मत भूलना। कितने लोगों को बात समझ में आई? इजी बताना जिसको ये बात समझ में आई यूनियन जीरो वाली, क्योंकि जीरो पर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है ना। यहां पर फटाफट छोटा सा इंटरसेक्शन लेके दिखा देता हूं, बिकॉज मेरे ख्याल से आप आंसर तक पहुंच ही गए हैं। आए ना? बहुत धीरे आ रही है चैट। 5 -5 √21 ऑब्वियसली सर इससे छोटा होता है, और -√21 और यहां आएगा 0। अब भैया देखना, सर ये बोल रहा है √21 से इधर और इधर, और दूसरे वाला बोल रहा है 5 और इसके बीच में, और एक यहां पर यूनियन है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो यही जवाब आएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं -5 आएगा, यहां पे 5 आएगा। तो ध्यान सुनना, -5 से -√21 यूनियन √21 से लेके 5 और यहां पे माइनस साइन भी है, और साथ में 0। ठीक है जी? हाँ, क्या मेरी बात समझ गए? यस और नो? इज दिस क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां पे माइनस साइन भी लगा लीजिएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा ही होगी, रियली सॉरी फॉर दैट। तो भैया ऑप्शन नंबर मतलब सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, और अब बारी आती है चैलेंजर सवाल की। आ जाइए आ जाइए, मजा आता है चैलेंजर सवाल को डिस्कस करने में। जल्दी से आ जाओ फटाफट, जल्दी से आ जाओ चैलेंजर सवाल को डिस्कस करने में, आ जाओ। अब जितने भी चैलेंजर सवाल का मतलब कभी भी ये नहीं होता, और कभी भी आप ऐसे सिर्फ 0.01% क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन सच में लेंथी होता है। चैलेंजर सवाल या अच्छा सवाल उसको बोला जाता है जिसको आप सोच पाओ कि ये क्या चाहता है हमसे, समझ में? ये किस मोमेंट पे फंसाना चाह रहा है। दिखने में अगर ये किसी डोमेन का सवाल किसी को दिखा दो तो 100% तुम तो फिर भी ये चलो बच्चे हो, मैं अपने आप की बात करूं तो मैं भी इसको छोड़ दूं, बोले ये पता नहीं क्या पूछ रहा है यार, इतनी भयंकर चीज दिखा रखी है उसने, जबकि इसमें है कुछ भी नहीं। अगर आपने बात वो पकड़ ली जिसकी ये बात कर रहा है तो कुछ भी नहीं है, दिस इज डन क्वेश्चन। कितने लोगों ने वो बात समझ ली थी? इंटरनेट वगैरह पे मत ढूंढा करो ऐसे सवालों को, ऐसे ढूंढोगे भी कैसे? ठीक है? हाँ, मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद को इंप्रेस करो, बहुत फायदा होगा, बिलीव यू मी। ऑप्शन सी की झड़ी चल चुकी है, चलिए चलो 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 चलो, ध्यान सुनना है जरा, ठीक है? और जो लोग नहीं सोच पाए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि सर वो तो सोच लिया और मैं तो नहीं सोच पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको एक सवाल करवाया जाता है तो आप उसको सोचो, नहीं सोच पा रहे हो तो फिर यहां आके सीखो कि आप कहां अटके और हमें क्या चीज का ध्यान रखना था। आप अपने दिमाग में जितना एक्सपीरियंस, अभी तो बोला जाता है मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक सवाल हमें कुछ एक्सपीरियंस देके जाता है कि भैया इसमें ऐसा हुआ था, आगे से ध्यान रखना, इसमें ऐसा हुआ था, आगे से ध्यान रखना। और आपकी मैथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, योर मैथ्स स्किल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। जितने ज्यादा आप सवाल सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी ज्यादा अच्छी मैथ्स होगी। ठीक है? क्या मेरी बात समझ गए? अब ध्यान सुनना, स्टेप बाइज चले। तो सर मुझे यहां दिखाई दे रहा है एक्स फैक्टोरियल, आप हमें भली भांति बता के गए थे कि एक्स फैक्टोरियल का मतलब अगर आप इसको डिफाइन रखना चाहते हो तो एक्स क्या होना चाहिए? होल नंबर। सर ये होल नंबर को थोड़ा सा बढ़िया से बता दो, तो 0 1 2 3 इस प्रकार, क्योंकि फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होता है बेटा? फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। पहली चीज तो ये मैंने इस टर्म को डिफाइन किया, ठीक है? अब मुझे रूट की टर्म दिखाई दे रही है न्यूमरेटर में, ध्यान सुनना, अब मुझे रूट की टर्म दिखाई दे रही है न्यूमरेटर में। हाँ, एसी थोड़ा नॉन वर्किंग है बट कोई बात नहीं, तुम लोगों के कमेंट और तुम्हारा प्यार देखकर ये गर्मी वर्मी महसूस ही नहीं हो रही, ये तो शरीर के अंदर से पसीना निकल रहा है, बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। फिर मैंने बोला पहले रूट वाला रूल लगा देते हैं, बोले बिल्कुल सही सर। तो ये जो आपने लिखा है ना सर, ln ऑफ 1000 अपॉन x, ये क्या होना चाहिए? बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन नंबर 2 किस चीज की है? सही बताना सर, ये न्यूमरेटर में जो रूट है उसकी। फिर मैंने बोला वहां तो लॉग भी बैठा है, बोले हाँ सर,
अगर वहां लॉग बैठा है तो लॉग की पर्सनल डोमेन का ध्यान बोले हम रखेंगे। ये रहा सर इसका नंबर, बेस इसका कांस्टेंट है दैट इज ई। नंबर में आप क्या बोलोगे सर, नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 3। पहली सारी कंडीशन बना के रख लो, बिल्कुल सही। सर बोले हाँ, डिनोमिनेटर में भी तो एक बहुत बड़ा ताम झाम दे रखा है। मैंने कहा बिल्कुल दे रखा है, डिनोमिनेटर में तो एक बहुत बड़ा ताम झाम दे रखा है। बोले हाँ। बोले उसके लिए क्या करें? कभी भी 1/रूट के अंदर कुछ यहां लिखा होता है, मुझे एक बात बताओ, तो इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूं या सिर्फ ग्रेटर देन 0? पहले वाला आंसर है तो 1 लिखना, दूसरे वाला आंसर है तो 2 लिखना। मतलब जो लोग बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर डिनोमिनेटर में 0 ना बने उसकी कंडीशन अलग से सोचेंगे, या फिर डायरेक्टली सर ग्रेटर देन 0 लिख दो। भैया पहली बार देख के मैं भी घबरा गया था। मैं कहा यार ये क्या है, बहुत, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर मैंने कहा यार ये ग्रेटेस्ट, मतलब मैं अपना फर्स्ट थॉट शेयर कर रहा हूं। मैं अपना फर्स्ट थॉट क्या शेयर कर रहा हूं, जब मैंने सवाल देखा तो मैंने कहा यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसके केस बना बना के पागल हो जाएंगे। बोले ऐसे तो इतना ज्यादा कौन सॉल्व करेगा। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं एक बार क्या है इसमें तामझाम, लेट्स से। तो इसके लिए हम जो कंडीशन बनाएंगे दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे ख्याल से आपके पास चारों कंडीशंस आ चुकी हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या सुनिएगा ध्यान से। चलिए जी, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से। थोड़ा सा कंजूसी बरत रहा हूं बिकॉज मुझे ये सवाल पूरा इसी पे ही एक्सप्लेन करना है। सर ये सवाल इतना पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, यहां तो जगह ही नहीं बची, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब कुछ अच्छी चीज आने वाली है, ध्यान सुनना प्लीज। 1000/x, इसका बेस है ई, इधर जाएगा तो इधर क्या आएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है 1। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? और आपने सर इनइक्वालिटी क्यों नहीं पढ़ ली? बिकॉज जिसको आप इधर भेज रहे हो वो सर 1 से बड़ा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब एक कलाकारी कर रहा हूं। अच्छा, आप कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर ये सबका इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा, सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, कि फाइनली जितनी कंडीशन बनती है, कंडीशन नंबर 1 ये रही, कंडीशन नंबर 2, 3 एंड 4, तो इसके हिसाब से वो सारा का सारा हमेशा क्या है होल नंबर। अब मुझे यहां पे देख के बताना 1000/x को आप पॉजिटिव चाहते हो तो ऑब्वियसली सर x भी पॉजिटिव होना चाहिए बस, क्योंकि 1000 तो हमेशा ही पॉजिटिव है। मैं एक कलाकारी कर रहा हूं छोटी सी, ध्यान रखना कि सर होगा वैसे 0 यहां पर, इसके हिसाब से 0 अलाउड है, बट सर इसके हिसाब से 0 पर ओपन ब्रैकेट आ गया, यहां पर 0 अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब अभी तक इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से आप रख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे टाइप के नंबर। और सर अगर 1 2 3 4 इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से रखा जाएगा तो सब में आप 1 2 3 4 टाइप के ही रख पाओगे, या फिर इससे कम, इससे ज्यादा नहीं। आप नहीं रख सकते 1.1, क्योंकि 1.1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला रखा जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बोले हाँ सर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक कलाकारी कर रहा हूं जिसपे बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, बट आपके दिमाग में इनका इंटरसेक्शन घूमना चाहिए। मैं इस एक्स को इधर ले गया और कुछ लोगों का हाजमा खराब। बोले सर ऐसे कैसे? ठीक है, अब समझने वाला इंसान होगा वो यही समझ के चला जाएगा, जो समझने वाला नहीं है वो डाउट में फिर से एक बार चिल्लाएगा। मैंने यहां पर इस x को इधर भेजा, क्या सोच के भेजा ये बताओ? सर आपने तो बोला था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है और आप x को इधर भेज रहे हो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड तब नहीं है जब हमें x का पता ना हो। अब मुझे 100% पता है कि x भैया या तो क्या होगा, अब 1 2 3 4 इस टाइप का इंसान हो सकता है, क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन ही वही आ रहा है। जब x 1 2 3 4 इस टाइप का इंसान हो सकता है तो कितने लोग एग्री करते हैं कि x पॉजिटिव है? तो भेज दो इधर, यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैंने ये वाला जो स्टेप किया है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, ये वाला जो स्टेप किया है ये कंडीशन 1 और 3 के इंटरसेक्शन के बाद में किया है, ठीक है। तो अब मुझे पूरा पूरा क्या पता चला, कंडीशन 1 2 3 से 1 2 3 से मुझे ये पता चला, ध्यान सुनना, कंडीशन नंबर 1 2 3 से सर 1000 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। तो हमें क्या क्या दिख रहा है भैया बताना जरा? x, सर x जो है वो अब हो सकता है 1 से लेके 1000 के बीच में कुछ भी, ठीक है। यहां तक कितने लोग एग्री करते हैं? बहुत सही। अब आते हैं इस तामझाम पे, और ये तामझाम जो है ना भैया बहुत भयंकर तरीके से डराया है। अब जब आपको कंडीशन 1 2 3 से पता चल गया, ध्यान रखिएगा इसका जो बेसिक लॉजिक है इस सवाल का, जो इसको डिफिकल्ट बनाता है, उसका पिटारा अब खुलने वाला है। सर आपको यह तो पता चल गया कि आप इंटीजर रखोगे। मैंने कहा हाँ। तो एक बात बताओ, जब इस इक्वेशन में चाहे और कोई सा भी नंबर सेटिस्फाई कर रहा हो, अभी मैं इन तीनों की बात नहीं करता हूं, मान लो इस इक्वेशन को, मान लो ऐसे मेरे कहने से मान लो
मुझे नहीं पता सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मान लो इसको x इक्वल टू हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो, मान लिया। कुछ बोले क्यों मान ले, तो फिर बेटा तेरा ईगो प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूं। इसको x बराबर हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, बट सर हाफ क्या हमारे फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होगा कभी? मतलब जब आप डोमेन बताओगे तो क्या वहां पे हाफ आएगा कभी? तो आंसर इज नो, क्योंकि सर हाफ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, और हाफ हाँ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फाइनली आप वही x लिखोगे जो तीनों या चारों को सेटिस्फाई करे। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस लॉजिक से इस सवाल को सॉल्व करो कि भैया यहां पर जो है वो यही वाले x आ सकते हैं या इनसे कम, इनसे ज्यादा कोई नंबर नहीं आएगा। मतलब 1 2 3 इस टाइप के लोग, 1.2 2.3 इस टाइप के लोग आंसर में नहीं आ सकते। तो मैं अब इन जवाबों में से जवाब छांट रहा हूं, ध्यान रखना। x जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, कितने लोग बात कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। अब एक बार बताओ, जब x नेचुरल नंबर ही है कंडीशन 1 2 3 के हिसाब से, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि सर ये पार्ट जीरो हो गया? किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है सर? जीरो। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? जीरो। समझ में आया? ये फैक्टर ही गया। ये बात चमकेगी नहीं, बिकॉज ये गूजबम्स वाला स्टेप से, ध्यान रखना बस, स्टेप्स बोल रहा हूं, ये गूजबम वाला स्टेप है। यही सोचना था बस कि x आप इंटीजर रखोगे सर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, और कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर इंटीजर हो तो ये x के ही बराबर होता है। तो यहां पर ये x स्क्वायर लिखा हुआ है। कितने लोगों को बात समझ में आई? जो सवाल घर पे नहीं सोच पाए थे, बस ये इतना सही है कि भैया इंटीजर सेटिस्फाई करेंगे अगर करेंगे तो, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है। अब प्लीज यहां पर ये मत पूछिएगा बार बार डाउट में, मैं क्लियर कर चुका हूं, फिर से एक बार और बोल देता हूं, x जो है वो फाइनली नेचुरल नंबर होगा अगर इनकी डोमेन में लाई कर रहा होगा, अगर आप फाइनल आंसर कोई बताना चाहते हो तो। और अगर x नेचुरल नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सर नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर ये x ही होगा, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। मैंने पूछा ये इक्वेशन बची क्या? सर ये बची 1000x², ये पूरा गया, ये बची सर 990, और आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह x क्यों रख दिया? क्योंकि जब x इंटीजर होता है तो चाहे आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो या x एज इट इज, दोनों बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया। और सर -50x + 60 बराबर 0। सर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 10x²। सर फाइनली कहां पर आए? हमारे पास ये वाली चीज आई, 10x² -50x + 60 > 0। अरे सर समझ पा रहे हो भाई साहब ने कितनी जोरदार कलाकारी की है? बस यही सब चीजें सोचनी होती है, समझे कि नहीं समझे? x - 2 × x - 3 > 0। एक बार चैट की तरफ देखता हूं क्या माहौल बना हुआ है। एक बोल रहा है रिपीट। बस बेटा हाँ रिपीट पे ही जोर दे। जिसको समझ में आ गया बताओ जरा, रिपीट एक बार फाइनली कर दूंगा, घबराओ मत। ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनली जो हमारे पास लास्ट कंडीशन थी, ध्यान सुनना, कंडीशन नंबर 4, ये वाली कंडीशन नंबर 4 जो थी, उसका जो आंसर आया फाइनली ये वाला आया, माइनस इन कहां पर GDPD OP, ये कौन है यार? क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सही। अब यहां बताओ, ठीक है ना? ये 10x² -50x + 60, बिल्कुल सही। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि वो बोल रहा है -∞ से 2 होना चाहिए और 3 से ∞ होना चाहिए, और हमें पहली स्लाइड में पता चल गया कि नेचुरल नंबर होगा। तो 2 से छोटा और 3 से बड़ा, 2 और 3 दोनों ही अलाउड नहीं है। कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 2 से छोटा और 3 से बड़ा, बट 1000 से भी छोटा। कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मजे आ गए। एक बार देखो जरा, मैं वापस से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनना। जो सबसे पहला फैक्टर मुझे यहां पे दिखाई दिया वो था x फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल तभी डिफाइंड होता है जब उसके अंदर लिखा हुआ x, मतलब वो क्या हो? होल नंबर। ठीक है जी, तो हमें ये पता चल गया कि x होल नंबर होगा। फिर लॉग वाली टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, बिकॉज वो रूट के अंदर लिखी हुई है।
फिर लॉग का जो नंबर है उसको ग्रेटर देन 0 किया, यहां से आया हमारे पास x लेस देन 1000, यहां से आया x ग्रेटर देन 0, इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया ये। अब मुझे ये पता चल गया कि इस इक्वेशन को जो लोग सेटिस्फाई करेंगे और जो डोमेन में होंगे वो यही होंगे, या इनसे कम या इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब मुझे पता चल गया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हम नेचुरल नंबर ढूंढ रहे हैं। ठीक है सर, वाई नेचुरल नंबर? बिकॉज हम इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करें कि हमारे पास फाइनली डोमेन आए। अगर मैं आपको इंडिपेंडेंटली ये वाला सवाल सॉल्व करने के लिए दे दूं, इंडिपेंडेंटली, ध्यान सुनना, अब मैं बता, तुम्हारे बहुत सारे लोगों के अब जो मन में डाउट है ना वो अब दूर हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दूं तो तुम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, या फिर अगर सॉल्व भी कर पाए, मैंने भी नहीं ट्राई किया है, तो बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। और अगर मान लो डाउट सेक्शन में रखता है कि सर आप एक बार इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके दिखाओ, तो आंसर इज नो। समझ में आया? क्योंकि सवाल जिस हिसाब से जिस कंडीशन के लिए बनाया गया आप उसको वही सॉल्व करो ना भाई। समझ में आया? हाँ सर, कार को उड़ा के दिखाओ, साइकिल में साइकिल को पानी में चला के दिखाओ, इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है। तो दिस इक्वेशन इज मेंट फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। तो हमें यह पता है कि x जो रखा जाएगा वो नेचुरल नंबर है, तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट तो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह x आ जाएगा। सॉल्व किया, जवाब आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आई? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, अगला सवाल, जल्दी से चलते हैं अगले सवाल पे। अब भैया चैलेंजर सवाल देंगे और डिस्कस करेंगे तो टाइम तो लगेगा, फटाफट देखना जरा। यहां पर कौन कौन सी टर्म मैं बनाऊं? सर पहली टर्म में लॉग अकेला बैठा है, लॉग के अंदर ये है, नंबर की जगह ये लिखा हुआ है। ठीक है, लॉग के अंदर नंबर की जगह लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सर आपने बोला था कि नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो लॉग का जो नंबर है वो क्या बना दिया? पॉजिटिव। फिर दूसरे वाले में मुझे यहां पे रूट दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये वाला मैंने फटाफट सॉल्व करना किया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब -4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज कंडीशन नंबर 2 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 1। बहुत आसानी से देखते ही हमें यह पता चल गया कि हमें क्या करना है ना। सर एक बात बताओ, सिग्नम की जो वैल्यू होती है वो 3 ही आउटपुट देता है, ये तीन ही आउटपुट कौन कौन सी? या तो 1 या -1 या 0। अब की बार ये सिग्नम वाला फंक्शन जहां पे आपने रखा हुआ है ये -1 और 0 नहीं हो सकता, बिकॉज लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब इसी बात को देखकर क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? ध्यान सुनना मेरी बात, क्या मैं इस इक्वेशन को और करके ऐसा लिख दूं तो कितने लोगों को परेशानी होगी वो बताओ। कि ये इक्वेशन लिखो या ये इक्वेशन लिखो, मैथमेटिकली एक ही बात है। बोले सर कैसे? सिग्नम की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी। तो सिग्नम की एक ही वैल्यू होती है 0 से बड़ी, वो होती है 1, बस। तो ये लिखो, मतलब ये लिखो। ठीक है, अब ये बताओ सिग्नम का आंसर 1 कब आता है? सर सिग्नम का आंसर 1 तब आता है जब उसके अंदर लिखा हुआ इंसान पॉजिटिव हो। समझ गए? और जब आप पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर -1 नेगेटिव आएगा, यहां से फैक्टर आ जाएंगे x -3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड आप बना लेंगे, यहां से जवाब आएगा -3 से लेके 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, कितने लोग बात करते हैं? अरे वाह, ओके, एग्रीड, बहुत सही यार। अब इधर आ जाओ। सर यहां पर जो है, यहां कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भाई साहब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई से भी हो हम निपटा देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन लो, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन लिया, यहां बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और फैक्टराइज हो रहा है क्या? बिल्कुल सर। ठीक है, ये पूरी फैक्टराइज करने के बाद में इक्वेशन ये लिखी हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से, फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, ध्यान सुनना। वापस जो पिछली स्लाइड वाला या पिछली क्वेश्चन वाला जो लॉजिक है वही मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं। सर क्या लॉजिक आप यूज कर रहे हो? ध्यान सुनना कि सर अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो हमें यह पता चल गया कि x कभी भी -3 और 3 के बाहर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो पहले मैंने बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर ली -3 और 3 के अंदर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली जो इनइक्वालिटी है ना, इसमें आपको हमेशा नंबर लाइन पे जाके सोचना होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाया, और आज फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनइक्वालिटी आ जाए नंबर लाइन पे जाके सोचें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो नंबर लाइन में जाके सोचने का मतलब सर सारे इंटीजर्स ले आओ, 2 1 0 -1 -2। ठीक है, हाँ है ना। और हमें यह पता है कि हमें हमारा जवाब या -3 और 3 के बीच में ही रहना है।
सर ऐसा क्यों? बिकॉज इस चीज से बाहर आप नहीं जा सकते। अब मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने इस इनइक्वालिटी को रीड किया तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब जब हर एक फैक्टर जीरो होगा वो वाले एक्स चलेंगे। ध्यान सुनना। तो मैं पूछ रहा हूं ये वाला फैक्टर कब कब जीरो होता है? ये एक पॉइंट पे नहीं सर, ये लाखों करोड़ों पॉइंट्स पे जीरो होता है। मैंने कहा कौन कौन से पे? बोले सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो से लेके 1 तक आप चले जाओ। अगर आप यहां से कोई भी एक्स लेते हो 0 और 1 के बीच में, ये फैक्टर जीरो हो गया। मैंने कहा इस फैक्टर को जीरो करना हो तो बोले सर उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को 2 होना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। उसके लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? बोले सर 2 से लेके 3। अभी मैं इन इक्वेलिटी को सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, अभी तो मैं ये चेक कर रहा हूं ये फैक्टर और ये फैक्टर कब कब जीरो होगा। क्या सर ये तीनों फैक्टर में से कोई एक या तीनों जीरो हो सकते हैं? तो आंसर इज यस, बिकॉज यहां पर इक्वेलिटी लगी है। मैंने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 के बराबर कब होता है बेटा? बोले सर एक वैल्यू के नहीं होता। मैंने कहा कब कब होता है? वो होता है सर लाखों करोड़ों वैल्यूज के लिए। समझ में आया? तो मैंने ये इतना तो पार्ट रंगीन कर दिया, ध्यान सुनते जाना। इतना पार्ट जो आ गया वो किस वजह से? शेड करने, मतलब वो उस वजह से सभी फैक्टर्स को जीरो करके देखा। अब ये जो पार्ट बचा है इसमें आप वैल्यू रख रख के देखो जी। बिल्कुल नंबर लाइन पे जाके सोचना है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1। यहां पे आ जाएगा सर 1 - 2, मैं इस पार्ट के लिए सोच रहा हूं, और यहां आ जाएगा 1 + 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तीनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव। हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, अब आओ इधर। -1 और 0 के बीच में कोई सा भी नंबर रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। -1 -1 -2 -3, और ये कितना हो जाएगा? -1 + 2 1। तीनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट से चलेगा। मतलब -1 और 0 के बीच में आप कोई सा भी नंबर रखो तो ये यहां से लेके यहां तक और शेड हो गया। फिर मैंने पूछा -2 से लेके -3 के बीच में, तो सर आप कोई भी नंबर लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो जाएगा। यहां रख के देखो ये -5 हो जाएगा, यहां रख के देखो ये -1 हो जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो ये पार्ट भी नहीं चलेगा। अब इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो जैसे ही मैं इंटरसेक्शन लेता हूं बेटा जी, ये पार्ट आ गया कॉमन और फिर ये वाला पार्ट आ गया कॉमन। तो आप बोल सकते हो x बिलोंगिंग टू -2 से लेके 1, 1 पर ओपन, यूनियन 2 से लेके 3, और 3 पर ओपन 2 पर क्लोज। जिसको बात समझ में आई प्लीज फटाफट बताओ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओ भाई है ना? क्या ये बात समझ में आई? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली इनइक्वालिटी को कैसे सोचा? पहले -3 और 3 के बीच में सोचना है, उससे बाहर नहीं जाना है, और फिर पहले ये देखो कि हर एक ब्रैकेट कहां जीरो हो रहा है, उसके बाद में जो गैप बचेंगे वहां से एक्स उठा उठा के रख के देखो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कितने लोगों के सारे क्वेश्चन मैच हो गए एक बार भेजो जरा, और किन किन लोगों के एटलीस्ट 3 मैच हो गए वो भी भेजो। 4 सवाल दिए थे, 1 2 3 और ये 4। वाह यार, तुम लोगों ने ना माहौल बना रखा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। मजा आएगी नहीं? समझ में आएगा? मतलब ऐसे सवाल और देने चाहिए कि नहीं, मैं वो जानना चाह रहा हूं। हाँ 3 आउट ऑफ 4 बहुत सही, 3 हो जाने चाहिए। सोचो यार, सवालों को सोचना सीखो। आपको समझ में आ गया होगा चैलेंजर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सोचना पड़ता है सर। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया क्लास 11th में रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके सिखाए गए हैं। पहली चीज, जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, जितने भी फंक्शंस आपको बताए गए हैं उनकी डोमेन, रेंज और ग्राफ रट लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद में सर हमारे पास एलिमेंट्री मेथड है जिसमें हम किसी इंटरवल का स्क्वायर करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, रूट लेते हैं, उसमें कुछ जोड़ते हैं, ये सब चीजें। तो एलिमेंट्री मेथड आप बोल दीजिए। और सर ये 4 फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये स्पेशल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एएमजीएम, इनइक्वालिटी, और कंपोजिट फंक्शन भी मैंने क्लास 11th में बता दिया था, मैं फिर से बता दूंगा अब। ठीक है, तो दिस इज कवर्ड इन, बोलो बोलो बोलो, कहां पर कवर्ड हो गया? कवर्ड इन 11th की डोज लेक्चर 2। हाँ जी, मैंने बोला था देख के आना, आई होप आप देख के आए होंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों की, द रेंज यूजिंग dy/dx, रेंज यूजिंग dy/dx एंड कंपोजिट फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आए ना? बहुत सही, आ जाइए। नाउ सबसे पहली सबसे चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बता दूं आपको ताकि आप परेशान ना हो, इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है,
डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस मतलब खुल के बात करेंगे एकदम। कौन से चैप्टर में? डिटेल्ड एनालिसिस इन एओडी। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सर हमने तो आज तक सिर्फ एचओडी सुना था। हाँ ठीक है, इसकी हम खुल के बात कहां करेंगे बेटा? एओडी में। कि अभी जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, जैसे फिजिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा क्लास 11th में ही कि डिफरेंशिएशन की dy बाई डी एक्स जीरो करो, उतनी ही बातें मैं बताऊंगा। बट इससे आगे भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो हम खुल के बातें कहां करेंगे? एओडी में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम का चैप्टर आएगा एक बहुत बड़ा, उसमें बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? तो सर अभी क्या करना है? अभी आपको कोई भी फंक्शन दिखाई दे, ध्यान सुनना, y बराबर एफ एक्स, ठीक है जी, कोई भी फंक्शन दिखाई दे y बराबर एफ एक्स, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, उसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। डिफरेंशिएशन समझ में आया? dy बाई डी एक्स और उसको जीरो कर दो। आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्व dy बाई डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहां पर x की हो सकता है 2-4 वैल्यूज आ जाए। जैसे मैं लिख रहा हूं x इक्वेस टू अल्फा, x इक्वेस टू बीटा, x इक्वेस टू गामा। डिपेंड करता है सवाल टू सवाल, ठीक है, डिपेंड करता है बेटा सवाल टू सवाल की कितनी वैल्यूज निकल के आ रही हैं। कई के बाद dy बाई डी एक्स कभी जीरो आता ही नहीं, ठीक है, है ना। उसको अभी मैं यहां पे लिख दूंगा जब dy बाई डी एक्स जीरो ना हो तो। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट ही है बेटा। dy बाई डी एक्स से आप मैक्सिमम मिनिमम पता करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है सेम। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। बाकी तो सब फिजिक्स वाला ही है, आग लगा रखी है। y बराबर एफ एक्स, समझ में आया? फंक्शन दे रखा है, कुछ नहीं बोला मैंने। y बराबर फंक्शन दे रखा है, आप क्या करो? डिफरेंशिएशन जीरो करके यहां से x सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में बस एक स्टेप 2, मतलब एकदम मिनिमम स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। स्टेप 2, कैलकुलेट की स्पेलिंग भूल गया, बताओ। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फंक्शन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट डॉट, जितने x निकल के आए वो, एंड एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। बस कहां कहां पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा आपको? फंक्शन की वैल्यू कहां कहां कैलकुलेट करनी है? जहां पे डी बाई डी एक्स जीरो हो रहा हो, और वहां पर, और जहां पर एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन का मतलब है, जैसे मान लो आपने ये लिखा 2 से लेके 3 किसी फंक्शन की डोमेन है, तो आप वैल्यू 2 पर भी कैलकुलेट करो, 3 पर भी कैलकुलेट करो, 2 पर भी कैलकुलेट करो, 3 पर भी कैलकुलेट करो, ठीक है, अलग से। हाँ, चाहे इस पे डी बाई डी एक्स जीरो होना हो। तो मतलब फाइनली अगर मैं अपने दोनों स्टेप्स को ब्रीफ में समझाना चाहूं तो ध्यान से सुनना जरा। यस, हेलो हेलो। y बराबर एफ एक्स, सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सुनते जाना। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करनी है फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू मतलब होती है इस चीज की, जो गिवन फंक्शन है, उसकी वैल्यू आपको कहां कहां निकालनी है? जहां जहां पर उसका डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन जीरो हुआ, और जहां जहां पर उसके एंड पॉइंट्स है डोमेन के, ठीक है। अब मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में ये पक्का आया होगा कि अगर सर ओपन ब्रैकेट हो तो क्या करेंगे? समझाएंगे, घबराओ मत। ओपन ब्रैकेट जब आएगी तभी तो मैं बोल रहा हूं खुल के बात करेंगे, तब हम लिमिट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लिमिट की तरफ, लिमिट का यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? है ना। इसमें आप नोट करके ये वाली बात लिख सकते हो, आप नोट करके ये वाली बात लिख सकते हो, ध्यान सुनना, कि सर अगर मान लो इफ, हाँ ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज ही है, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव ऑलवेज, इज पॉजिटिव ऑलवेज, मतलब आपने बोला कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो करो, सर हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या आ गया? पॉजिटिव। फंक्शन कैसा कहलाएगा जरा बताना? फंक्शन कैसा कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा सर इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ये तो समझा दो। समझाया था,
ठीक है। आप इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम पे बेटा हमेशा ये वाला ग्राफ याद रखो, ऑल दो बहुत सारे ग्राफ होते हैं बट मैं बोलूंगा कि ये वाला ग्राफ याद रखो, ठीक है। एक्स बढ़ाने पर वाई बढ़े, समझ में आया, एक्स बढ़ाने पर वाई बढ़े, जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाओगे आपको वाई जो है वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो अगर dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आए तो ये, दूसरा जो पॉइंट आप समझ ही गए होंगे क्या लिखवाऊंगा, इफ यू फाइंड कि जो dy बाई डी एक्स है वो हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑलवेज, अब की बार जीरो नहीं हो रहा बट सर नेगेटिव है ऑलवेज, तो आप इसके लिए fx को क्या बोलोगे, इसके लिए सर हम fx को बोलेंगे, fx कैसा होगा, fx is an decreasing function, ठीक है। पहले नोट कर लो सर, डिक्रीजिंग फंक्शन का कैसा ग्राफ याद रखना है दिमाग में, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्राफ होता है, फिर बोल रहा हूं ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्राफ होता है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, डिक्रीजिंग मतलब ऐसा, ठीक है। एक्स बढ़ाओगे तो वाई घटेगा, और उसमें क्या है सर, एक्स बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा, आया ना, क्या मेरी बात समझ गए। हाँ एग्जाम्पल वगैरह देंगे बेटा, घबराओ मत, पहले आपको ये समझना है, ये दो छोटे से पॉइंट समझ में आए। इसके लिए क्या याद रखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा, जितना आप x बढ़ाओगे उतना y बढ़ता जाएगा, अगर dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो। हाँ, एक बोल रहा सर a आएगा, शाबाश, यहां पर इंग्लिश वाली मैडम पढ़ा रही है क्या, बोले सर फिर भी ज्ञान होना चाहिए आपको, लो भाई। ये डॉट आएगा इसके बाद में, और ये नेगेटिव ऐसे लिखना अलाउड है या पूरा लिखूं, NEGATIVE ऐसे, हाँ ये एरो अलाउड है यहाँ पे ऐसे बेटा, वो जो बता रहा था सर, एक तो आपको बताओ ऊपर से आप हमारा ही मजाक उड़ाते हो, अबे ये सब चीजें नहीं बतानी है भैया, ठीक है। हाँ क्या मेरी बात समझ गए, बहुत सही। चलिए अब जैसे हमारे सामने ये वाला फंक्शन आया और मैं आपको फंक्शन की रेंज निकालने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, शाबाश बहुत बढ़िया चाँद। ठीक है अब यहां आ जाओ, मैंने आपको ये फंक्शन दिखाया, समझ में आया, फोन आया चलती क्लास में, उठा लिया जाए, क्या बोलते, हेलो, हाँ जी, शाबाश, हाँ 2 समोसे 1 चाय भिजवा दो, चलिए यहां आ जाइए प्लीज। अब मैंने आपको बोला fx, ये फंक्शन दिया, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिस इज द हमेशा बोली हुई बात है, जैसे कि बहुत सारी बातें हमें एक ही बार सिखाई जाती है, हम सीख जाते हैं बहुत अच्छे से, और वो बात क्या है कि हमेशा फंक्शन की रेंज निकालने से पहले आप उसकी डोमेन निकालो, समझे कि नहीं समझे, हमेशा फंक्शन की रेंज निकालने से पहले उसकी क्या निकालो, डोमेन, ठीक है। अब मैंने यहां देखा कि भैया यहां पर कितने रूट्स हैं, तो मुझे यहां पर 2 रूट्स दिखाई दिए, एक ये और एक ये, सर इस रूट को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर वाली चीज को पॉजिटिव बनाओगे, ठीक है, और जब आप 2 इधर और दिस ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और यहां लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, दूसरे रूट को डिफाइन करने के लिए आप ये बनाओगे, ध्यान सुनना, तो जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, इन दोनों का अगर मैं क्या लूं, इंटरसेक्शन, ध्यान सुनना, ये बोल रहा है 2 से छोटा, ये बोल रहा है -1 से बड़ा, तो आप बोलोगे x की वैल्यू -1 से लेके 2, क्या आपको ये बात समझ में आई, ये है डोमेन। सर रेंज पूछी थी, आप कहां डोमेन के चक्कर में लग गए, रेंज पूछी थी कहां डोमेन के चक्कर में लग गए, ठीक है, तो मैंने ये निकाल ली, डोमेन पता करने से बहुत फायदे हो जाते हैं, ठीक है। अब रेंज वाली चीजें स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनना, आप क्या करो फटाफट इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में, आप dy बाई डी एक्स बोल दीजिए या फिर f डैश एक्स बोल दीजिए, एक ही बात होता है,
फाइंड dy by dx एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से बताएं। सर हरी चटनी रहेगी वो ले आएंगे बेटा साथ में, समझदार हैं सारे, तेरे जैसे थोड़ी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। आ जाओ सर, dy by dx मतलब दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। रूट, हाँ रूट का मतलब होता है 2 माइनस एक्स की पावर हाफ। जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो पावर हाफ आगे, और इसमें से -1 करोगे तो नेट पावर कितनी आ जाएगी, -हाफ। बहुत बढ़िया। तो सर ये 2 माइनस एक्स की पावर -हाफ मतलब वो लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा तो एक -1 आएगा। इस चीज को सीखने के लिए इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड, ये पहले से ही बोल दिया गया है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए हल्का फुल्का, जो कि सबको आता है। और यहां पर आ जाओ, +1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैसे खुद सोचिए, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सर आपने बोला था dy by dx को 0 के बराबर करना है, बिल्कुल सही, ठीक है, dy by dx को 0 के बराबर करना है, बहुत सही। क्या आपको ये वाला फैक्टर कैंसिल होके कॉमन लेके गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आंसर इज यस। इसको इधर लेके आओगे तो जरा बोलना अगला स्टेप क्या हो जाएगा। सर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर, ये ठीक है, ये वाला फैक्टर इधर आया, यहां से dy by dx को 0 सॉल्व करना है तो ये इधर और ये इधर, और साथ में मैं कर दे रहा हूं स्क्वायरिंग, तो यहां पे आएगा 2 माइनस एक्स। हेलो हेलो, सामने देखते रहना, बिकॉज फिर बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। तो ये 2x और 2 माइनस 1 1, x की वैल्यू आ गई हाफ। किस किस का जवाब हाफ आ रहा है जहां पर इसका dy by dx 0 होगा, जल्दी से बताओ। 1/3 कौन है बे, 1/2, तो 1/2 पे dy by dx 0 हो गया। सर आपने जो स्टेप लिखवाया था एक बार बता दो, तो आपने तो बड़ा सरल में ही लिखवा दिया। मैंने कहा हाँ, क्या था, अल्फा बीटा गामा, dy by dx जहां जहां पर 0 हो वो सारे x की वैल्यूज लिख लो, और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो 2 पॉइंट्स पे, 2 जगह पर, एक जहां पर dy by dx 0 हुआ है, एक जहां पर उसके एंड पॉइंट्स है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, आया ना, आ जाओ, ठीक है भाई अब ध्यान सुनना। तो अब मैं, ये था स्टेप 1 जिसको आप बोल सकते हो, अब मैं आ गया हूं स्टेप 2 पर। सर ये स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में आप बोल सकते हो कैलकुलेट या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, कौन कौन से पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है सर, हाफ, x बराबर हाफ, जिस पर फंक्शन का dy by dx 0 हुआ। 2 पॉइंट्स कौन से हैं, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन मतलब x बराबर -1 से लेके 2 तक ग्राफ बन रहा है, या -1 से लेके 2 तक अगर फंक्शन है, तो एक एंड पॉइंट है x बराबर -1, दूसरा एंड पॉइंट है x बराबर 2। कैलकुलेट करो, व्हाट इज f ऑफ हाफ, फंक्शन की वैल्यू हाफ पर कितनी आएगी। सर हाफ पर ये हो जाएगा √3/2, x की जगह हाफ रखोगे तो, और यहां रखोगे तो सर ये भी पूरे में √3/2, और ये भी हो जाएगा √3/2। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा सर 2√3/2। इसको उड़ाने के बाद में यहां बचेगा √2, √2 इंटू √2 इज √6, तो एफ ऑफ हाफ आ रहा है बेटा √6, है ना, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ये ठीक है, अगले पे आ जाओ। x की वैल्यू -1 पर कितना आएगा, सर -1 पे ये वाली चीज हो जाएगी 0, और -1 पे ये वाली चीज 0 हुई, यहां -1 रखोगे, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा √3, तो f ऑफ -1 कितना आ गया बेटा, √3। अब आ जाओ 2 रखो, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। क्या है बे, √6 आएगी, हाउ √6 लो भैया, x की जगह हाफ रख रहा हूं, 2 माइनस हाफ का रूट, पूरा कैलकुलेट करके दिखाओ। सर फीस भी तो आपने पूरी ली है, जितनी आपने मांगी थी हमने दी, अब आप पूरा नहीं करके दिखा रहे हो, अच्छा लो फिर 4 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है अंदर वाला, और सर ये हो जाएगा ये भी 3/2, बहुत सही
ये दोनों सेम नंबर लिखे हैं तो बेटा आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और सर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √3/√2। इसको इसको उड़ाओगे तो एक √2 बचेगा, बिकॉज 2 होता है √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर √2 आ गया, यहां पर √3, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो आप इसको √6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनना और समझदार बच्चे की तरह सुनना। मैंने आपको एक चीज बताई कि हम इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो एओडी में करेंगे। सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता बेटा, और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये कब कब पॉजिटिव गया, कब कब मतलब dy/dx कब कब पॉजिटिव है, कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, कब कॉन्टिन्यूअस है, कब डिसकॉन्टिन्यूअस है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बट वो सारी बातें मैंने यहां से हटा दी, बिकॉज अभी जो आपके सामने हल्के फुल्के सवाल आने वाले हैं रेंज के, एट द टाइम हम तो पढ़ ही लेंगे ऑब्वियसली, जब एओडी पढ़ा देंगे उसके बाद में कोई सा भी सवाल दो सर हम रेंज निकाल लेंगे। बट अभी सिर्फ मैंने आपको बड़े ही शॉर्ट एंड स्वीट स्टेप्स लिखवाए हैं। मैंने वो सब भी नहीं लिखवाया जो फिजिक्स वाले सर ने लिखवाया था, क्या कि उसकी dy/dx निकालने के बाद में फिर डबल डेरिवेटिव निकालो कि उस पर मैक्सिमम बन रहेगी मिनिमा। समझ में आया? आपको सिर्फ ये काम करना है बस, ये दोनों काम। और इसमें अभी बहुत सारे, अगर किसी बच्चे को दिखाया जाए, वैसे तुम खुद ही देख लोगे क्योंकि हम ये सब बातें करेंगे एओडी में जाके, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मेरी बात ध्यान सुनना। आपको इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू? सर दिस इज मैक्सिमम, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और इनमें से सबसे छोटी, ये दोनों सर मिनिमम है। दोनों बराबर है अलग बात है, ये दोनों मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के बाद में आप डायरेक्टली फंक्शन की रेंज ऐसे कमेंट करोगे, ध्यान रखना। मिनिमम वैल्यू √3, मैक्सिमम वैल्यू √6, और दोनों वैल्यूज आ रही हैं तो ये हमारी रेंज है। कितने लोगों को बात समझ में आई? आया ना? हाँ, वो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव सब मैंने हटा दिए बेटा, समझ गए? एक बार जरा फटाफट यस सर भेजो। मैंने यहां पर 2-3 बातें बताई। अगर मैं बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से बात करूं तो मैंने सर डिफरेंशिएशन से -1 कैसे आया, तो भैया अंदर वाले को नहीं डिफरेंशिएट करोगे क्या? हाँ, ये मैंने पक्का वादा लिया था कि आपको बताया जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक बार आप पढ़िए प्लीज। इंटीग्रेशन का हमारा कोई यूज नहीं है, बट डिफरेंशिएशन पढ़ें। रूट का डेरिवेटिव 1/2, ये अंदर वाला भी x थोड़ी है, उसको भी तो डिफरेंशिएट कर। 2 का डेरिवेटिव 0, -x का डेरिवेटिव -1। समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपको यहां पर 2-3 चीजें फटाफट एक बार रैप अप कर देता हूं। पहली चीज, दिस प्रोसेस इज नॉट फुल एंड फाइनल प्रोसेस। समझ में आया? इसमें अभी बहुत सारी चीजें मिसिंग है, बहुत सारी चीजें और भी ध्यान देनी होती है, उसकी बात हम एओडी में करेंगे, तो इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये अभी के लिए आपको डोज दी गई है। नाउ दूसरी बात जो मैंने बोली वो ये है कि आपको क्या करना है, जहां पर कोई तरीका आप ना लगा पाओ, जैसे सर यहां पे हम कौन कौन से तरीके, एलिमेंट्री मेथड नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि 2 अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। फिर सर हम ना इस पे AMGM लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है बट उससे कुछ बनेगा नहीं, लगा के देखो, ठीक है। पॉजिटिव तो है दोनों टर्म्स, बट जब हम AMGM लगाएंगे तो वहां से कोई जवाब आएगा नहीं, कांस्टेंट। फिर मैंने पूछा कि क्या हम स्पेशल फंक्शन वाली लगा सकते हैं, तो नो सर। फिर और कोई तरीका, तो नो सर। तो जहां पर कुछ नहीं लगता वहां पे हम dy/dx की बात करते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? आया ना? यस और नो? बहुत सही। अब आ जाइए आप इस फंक्शन पे। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, और कुछ लोग बोल रहे थे मुझे बार बार कि सर हमें रेंज की डिटेल्ड एनालिसिस करनी है। तो बेटा डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आपके पास अर्जुना बैच का सब्सक्रिप्शन है, जाइए वहां पर। लेक्चर मत देखिए आप, चाहे डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे आप लेक्चर नोट्स देखकर उसमें जो सवाल करवाए गए उनको सॉल्व करके देखो, उतने से आपकी डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगी। एक पूछ रहा है एओडी कहां मिलेगा? वहीं जहां पे तूने अपना दिमाग रखा था, सेम जगह है। सर वो तो मिलेगा नहीं, लॉजिक क्लियर है, ठीक है। आ जाओ। अब उसने बोला कि इस फंक्शन की रेंज बताओ। जैसे ही मैं बात करता हूं डोमेन की, ध्यान सुनना, तो यहां पर डोमेन है x बिलोंग्स टू r। सर वाई x बिलोंग्स टू r? बिकॉज साइन और कॉस वाले जो फंक्शंस हैं इनको किसी x पे कोई दिक्कत नहीं होती। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इनको किसी x पे कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब आते हैं हम मेन स्टेप पर, अपने मेन मुद्दे पर। फटाफट ध्यान सुनना। f' की मैं बात करूंगा, dy/dx। और जैसे कि मुझे पता चल गया है कि भैया बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं कि डिफरेंशिएशन को सर एकदम बहुत अच्छे से हम जानते हैं। तो a की पावर x, जब पावर में वेरिएबल बैठा हो उसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x ln a। समझे कि नहीं समझे?
उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स ln a। क्या मेरी बात समझ गए? आएगा। अब सर जो x है उसका, अच्छा साथ में एक ln 8 भी आएगा। बट सर ये तो तब होता है जब x होता है, यहां cos x है, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। cos x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन x प्लस, अब इस तामझाम को डिफरेंशिएट करने की जगह अब इसको करो, 8 की पावर साइन x का डेरिवेटिव 8 की पावर साइन x इंटू ln 8 साइन x का डेरिवेटिव cos x। सर dy बाई डी एक्स निकालने के बाद में क्या करना हो तो है बराबर 0। क्या मेरी बात समझ गए? लैग, कितना लैग हुआ भाई? करो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करो, अब ठीक है क्या? ओह भाई, अब ठीक है क्या? पहले ये बता दो। अब ठीक है या फिर अभी भी लैग है? जल्दी से बताइए प्लीज। हाँ रिपीट कर दूंगा मैं, लैग के बारे में बता दो यार पहले। नो लैग, बहुत सही, आ जाओ। एक बीच में लगा हुआ जब से बारिश होपी, मैं घर से निकल आया, छाता भी उठा लाया, बड़ी बरसात में जी लेने दो, अभी मौका है बेटा पढ़ लेने दो। समझ में आया? हाँ पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ठीक है। हाँ बारिश तो होती रहेगी, ऐसा कौन सा साल है जिस साल बारिश नहीं होती। आईआईटी की बस एक खास बात है कि वो ज्यादा दिन नहीं होती है, ठीक है। हाँ जिंदगी में ज्यादा बार आएगी नहीं आईआईटी, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज, अच्छी बात है अगर अच्छा मौसम है तो। ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, समझ में आया? और वो कंट्रोल सिर्फ 1 सेकंड का होता है, अगर आप ध्यान सुनो तो मेरी बात, 1 सेकंड का। समझ में आया? आपको लगता है कि आपको मोटिवेट होने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए अपने आप को घंटों बनाना है, नहीं जी। वो जो जहां पे डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है ना, बारिश आ रही है बाहर चलता हूं, बस वहीं बोलना है बेटा रुक जा। हर स्टेप को लेने से पहले अपने आप को एक बार समझा के देखा करो कि क्या ये स्टेप मेरे गोल की तरफ है कि नहीं, बस। और एक और बताता हूं, जब आप हर स्टेप पे रुक के सोचना शुरू कर दोगे ना, शुरू शुरू में ऐसा काम करना है, फिर तो आपको आदत पड़ जाएगी, तब आपका दिमाग अपने आप आपको वापस सही जगह ले आएगा, ठीक है। दोस्त के पास चलता हूं, एक बार रुक के सोचा कि क्या उससे अभी मिलना जरूरी है, और ये मीटिंग हम जो टाइम पास करेंगे क्या वो बेनिफिशियल रहेगा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बस ऐसा बार बार करोगे ना तो आपका अपने आप रुकना, बस एक बार रुकना है, बोले बस ठीक है। फिर वापस दिमाग डाइवर्ट हो तो बोले एक बार सोच लो कि जाना चाहिए वहां कि नहीं जाना चाहिए, मोबाइल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, इंस्टाग्राम चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, क्या इसका मैसेज का रिप्लाई अभी जरूरी है कि नहीं। इन स्टेप्स पे सोते जाओ, एंड दिस इज द कंट्रोल ऑफ 1 सेकेंड। समझ में? 1 सेकेंड में काम खत्म। सोच के जवाब दोगे तो अपने आप रुक जाओगे। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी आवाज आ रही है? अच्छे से ध्यान सुनना प्लीज, ठीक है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, और ये डिफरेंशिएट करने के बाद में 0 कर लिया, जैसे कि आप दिखाई दे रहे हैं या देख सकते हैं। ln 8 कॉमन लिया, उड़ा दिया। सर ये नेगेटिव वाली टर्म्स है, इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये आएगा बेटा 8 cos x sin x। समझ में क्या किया मैंने? ये वाली नेगेटिव वाली टर्म इधर ले आया, और इधर बचा 8 की पावर में sin x, और यहां पर cos x। बाय ऑब्जर्वेशन, यहां पर मैं आपको एक शब्द का यूज करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, दैट इज बाय ऑब्जर्वेशन। ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब cos x और sin x बराबर होंगे। समझ में आया? वरना बेटा ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिक्स करके दे दी है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी दो अलग अलग वेराइटी के फंक्शन आ जाते हैं, आप इस बात को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, जो पुराने वाले हैं उन्होंने सुना होगा, ठीक है। लैग आ गया था तो मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। सर ये रहा फंक्शन, आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x ln a, मतलब वो एज इट इज खुद आएगा, फिर ln a वाली टर्म आएगी, और अगर x की जगह कोई फंक्शन होगा तो उसका भी डिफरेंशिएशन। तो 8 की पावर cos x के डेरिवेटिव में 8 की पावर cos x, फिर आया ln 8 और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, अगले में सेम 8 की पावर sin x का डेरिवेटिव 8 की पावर sin x, फिर ln 8 और sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x के डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है, तो ये वाली पूरी टर्म मैं राइट में ले गया और ये वाली पूरी टर्म लेफ्ट में ही है। अब मैंने यहां पर बोला कि ये वाली आपको बाय ऑब्जर्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इसके पीछे लॉजिक है, आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो। व्हेन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन,
देन वी कैन ओनली सॉल्व द इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम वहां पे ज्यादा लगाते हैं, समझ गए? हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ गए? नाउ सर यहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन की क्या बात कर रहे हो? बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, हाँ, इनके एक्सपोनेंट में वेरिएबल बैठा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये देखते ही पता चल रहा है अगर cos x और sin x बराबर कर दो आप तो ये बराबर हो जाएंगे। यहां से मैंने पूछा कि कौन कौन से x होते हैं जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं। सर एक तो π/4 पर होते हैं 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव 5π/4, पाई प्लस π/4, समझ गए? पाई प्लस π/4। फिर आप आ सकते हो वापस से, अगला वापस से फर्स्ट में आओगे तो 2π प्लस π/4 कितना बोलोगे? 2π प्लस सर 9π/4 है ना। अब 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, लिखते जाओ बस। एक में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13π/4। हाँ इसमें से 4 घटा दो, ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसमें 4 घटाओगे -3π/4, वो भी चलेगा, ठीक है, ये चलते गए। अब सर आपने बोला कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे, ध्यान सुनना। हमें कहां कहां चेक करना है? कैलकुलेट स्टेप 2, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फंक्शन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ f(x), ध्यान सुनना मेरी बात। कहां कहां पर? बस 2 पर ही कैलकुलेट कर लो, अभी बताता हूं लॉजिक, ध्यान सुनते जाना। एक π/4 पर और एक आप बोल सकते हो x बराबर 5π/4 पर। क्या ये बात समझ में आती है? दोनों π/4 और 5π/4 आए ना। नाउ इसके बाद में सर डोमेन है R। जब मैं R को, ध्यान सुनना, अब की बार एंड पॉइंट ऑफ पे भी चर्चा करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये ठीक है, x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। मैं पूछूं एंड पॉइंट है क्या? एंड पॉइंट सर एक इंफिनिटी एक माइनस इंफिनिटी है, ठीक है, और उन पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब ओपन ब्रैकेट आ जाता है तो आपको लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा। x को आप माइनस इंफिनिटी लेके जाओगे या इंफिनिटी लेके जाओगे, x बहुत बड़ा नंबर, x बहुत बड़ा नंबर, बट सर साइन x की वैल्यू -1 के 1, मतलब साइन x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही होगी, चाहे आप x कितना भी बड़ा कर लो। ये बात समझ में आई? बट क्या होगी हमें वो नहीं पता। तो अब की बार हम एंड पॉइंट्स पे, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज एंड पॉइंट्स कौन है? ये नहीं है कि लॉजिक ये नहीं है कि इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी इस वजह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। लॉजिक ये है कि मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास। आप ही सुन लो, मैं क्या करूंगा, एक बहुत बड़ा नंबर यहां रखा, उस पे साइन की वैल्यू, सर ये तो बहुत बड़ा है, वो तो ठीक है, साइन की वैल्यू जो है हमें ये तो नहीं पता कि क्या आएगी, बट ये पता है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में झूलेगी, ठीक है, जिसको हम आगे चल के ऑसिलेटरी लिमिट नाम से भी पढ़ेंगे, बट अभी टाइम है। तो जब वो वैल्यू ही नहीं पता तो मैं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? इसीलिए मैंने एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन को हटा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हर बार हटा देंगे जब भी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दिखेगा, तो आंसर इज नो, बट सर यहां पर कोई आंसर नहीं निकल के आ रहा, इस वजह से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। आया ना। एक पूछ रहा है साइन एक्स बराबर कॉस एक्स क्यों लिखा सर? बेटा आपको समझाया गया है, आपको लेक्चर कॉन्टिन्यूसली सुनना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लासेस में जब आप टीचर के सामने बैठते थे तो आपको बीच में उठ के जाने की परमिशन बहुत कम मिलती थी। तो अगर आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन में ऐसा कर रहे हैं कि आप अपना मोबाइल लैपटॉप चलता हुआ छोड़ गए, पापा के पास जाके एक बार स्कोर देखाता हूँ, मम्मी के पास जाके किचन में मैगी खाए आता हूँ, तो ये नहीं चलेगा जी, ठीक है। आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटा एग्जाम नहीं है। काहे का रिपीट बोलता रहा हूँ, बाय ऑब्जर्वेशन इसको सॉल्व करेंगे। और ये भी बोला था कि इसको आप सॉल्व कर नहीं सकते तो बाय ऑब्जर्वेशन, कि हमने देखा ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब सर साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर हो जाए, जब साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर हो जाए, ये बोला तो है। अब यहां आओ, व्हाट इज एफ ऑफ π/4? फंक्शन की वैल्यू π/4 पर क्या आई? ध्यान सुनना, फंक्शन की वैल्यू π/4 पर कितनी आई? सर π/4 रख दो। ध्यान सुनना, अब वापस रख के दिखाता हूं। जब π/4 रखोगे तो 8 की पावर में 1/√2, और यहां पर भी 8 की पावर में 1/√2, बिल्कुल सही। सर ये दोनों टर्म्स सेम है तो इसको 2 टाइम्स 8 की पावर 1/√2 कर दो। आप 8 की पावर 1/√2 लिखो, या फिर आप इसको 2 की पावर 3 और यहां पर 1/√2 लगाओ। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो सर आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 और यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3/√2। दोनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर में नेट 1 + 3/√2। आराम से देख ले, सारे स्टेप अभी भी लिखे हुए हैं, आया ना। एक बार यस सर लिख के भेजो जो जो पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ।
ठीक है, इतना समझ में आया? ये फाइनल आंसर ये कैसे लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फंक्शन की वैल्यू बता दो मुझे 5π/4 पर। सर 5π/4 पे ध्यान सुनो, मैंने पूछा हाँ बता दे जल्दी से क्या सुनाना चाह रहा है। बोलेगी सर दोनों पे अब की बार नेगेटिव आएगी बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये -1/√2 और ये प्लस साइन के बाद में 8 की पावर -1/√2। सर इसको आप ट्वाइस कर दो, दैट इज ट्वाइस 8 की पावर -1/√2। सर आप इस 8 को लिख दो 2 की पावर 3। मैंने कहा फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर में -3/√2 और यहां पे पावर 1 है। मैंने पूछा क्या लिख दूं, सर 2 की पावर में 1 - 3/√2। ठीक है, 5π/4, 9π/4 और बाकी आगे वालों पर सेम आंसर आएगा। π/4, 9π/4 और इन सब पे सेम आंसर आएगा। तो ये जो आपके पास यहां पर दिखाई दे रही है बेटा जी, यही मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो दिखाई दे रही है क्योंकि ये छोटी है वो बड़ी है, इसलिए इसको मिनिमम बोल रहा हूं। कितने लोग मेरी बात समझ गए, ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, कितने लोग मेरी बात समझ गए? ठीक है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, एकदम वही स्टेप्स फाइंड कर रहा हूं। तो आपको कभी भी कोई फंक्शन ऐसा दिखाई दे जिसपे आप अब तक पढ़ाए हुए मेथड नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक बार आप dy/dx के बारे में सोचिए और उस पर क्या करना है वो मैं समझा चुका हूं। एक बार लिख दो फटाफट, सीसी की आग लगा दीजिए। अब मैं आ रहा हूं अगले पर, दैट इज रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, वैसे हम कंपोजिट फंक्शन की हेडिंग के नाम से एक पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के नाम से हम लोग एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है जी, बट अभी आप ऐसे समझो, पहली चीज जो आप यहां पर कंपोजिट फंक्शन नाम से जानना चाह रहे हैं, तो कंपोजिट फंक्शन से आप ऐसे समझो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया y बराबर fx के अंदर gx। ठीक है, हाँ अब मैं आपको इसकी रेंज पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना प्लीज, स्टेप्स रिपीट नहीं होंगे, फिर बोल रहा हूं। मैंने पूछा कि इसकी रेंज बताओ, तो आप क्या करेंगे तैयार हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन, आप क्या करोगे? सर देख रहे हो f के अंदर दूसरा फंक्शन, मैं पूछा कि इसकी रेंज बताओ। हमारा जो अल्टीमेट क्वेश्चन है वो ये है कि बेटा इसकी रेंज क्या होगी। तो आप क्या करें सीधा, ठीक है, स्टेप वन, कैलकुलेट रेंज ऑफ इनसाइड फंक्शन। कैलकुलेट रेंज ऑफ, रेंज बोल रहा हूं ध्यान रखना, कैलकुलेट रेंज ऑफ इनसाइड फंक्शन। सर इनसाइड कौन सा फंक्शन है? gx। कैलकुलेट रेंज ऑफ इनसाइड फंक्शन जो कि gx है। समझ में आया ना? क्या मेरी बात समझ गए? फिर स्टेप 2 क्या होगा? ड्रॉ ग्राफ ऑफ आउटसाइड फंक्शन। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? सर जो बाहर लगा हुआ है, दैट इज fx। ड्रॉ ग्राफ ऑफ आउटसाइड फंक्शन, और आउटसाइड फंक्शन कौन सा है? fx। स्टेप 3 या फिर स्टेप 2 में ही आप इंक्लूड कर सकते हो। स्टेप 3 क्या है? प्लॉट रेंज ऑफ gx, प्लॉट रेंज ऑफ gx ऑन x एक्सिस ऑफ fx। बाहर वाले फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है, अंदर वाले फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बाहर वाले फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है, अंदर वाले फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में जितनी रेंज आई वो सारी रेंज जो है gx की आप x एक्सिस पे प्लॉट कर दो fx के ग्राफ में। ये मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, स्टेप 4, कंसीडर ग्राफ ओनली फॉर, कंसीडर ग्राफ ओनली फॉर शेडेड पोर्शन ऑफ x एक्सिस।
शेडेड पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपने जब एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया तो वो एरिया शेड कर दिया, वो शेडेड पोर्शन के लिए ग्राफ कंसीडर करो, सिर्फ उतना ही, और आंसर अकॉर्डिंगली। एंड आंसर या फाइनल आंसर आप क्या कर दो, ग्राफिकली आप उसकी रेंज बता दो। क्या आपको ये स्टेप्स नहीं समझ में आए? तो आंसर इज सर यस, हमें ये बहुत कम कम समझ में आए हैं। वैसे अर्जुना जो पुराने वाले हैं उनको बता दिया गया है, ठीक है, अर्जुना जो पुराने वाले हैं उनको बता दिया गया है, बट फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 1 साल होने को आया, ठीक है। अंदर वाले फंक्शन की रेंज, बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ, अंदर वाले फंक्शन की रेंज को बाहर वाले फंक्शन के ग्राफ के एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। फिर जितना पोर्शन आया उतने के ऊपर ग्राफ देखो, जितना पोर्शन आया उतने के लिए ग्राफ देखो और ग्राफिकली आंसर कर दो, ठीक है, आया ना। चलिए जी, सबसे पहला सवाल और बहुत ही आसान सा ये रहा, ठीक है। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक ग्राफ के साथ, एक बिना ग्राफ के साथ, ठीक है। अब आपको सबसे पहले पहचानना है कि अंदर वाला फंक्शन है कौन सा, तो ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये वाला जो अंदर लिखा हुआ है ये हमारा इनसाइड फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेथड 1 ग्राफ के हिसाब से जा रहे हैं, सुनते जाइएगा प्लीज। सबसे पहले तो ये पहचानो कि अंदर वाला फंक्शन है कौन सा। सर अंदर वाला फंक्शन gx, इनसाइड फंक्शन है √2 sin x माइनस cos x ब्रैकेट में और +3। मैंने बोला कि इसकी रेंज निकालो। कितने लोग इसकी रेंज निकाल सकते हैं? सर इसकी रेंज बहुत आसान है, जो अंदर वाला फंक्शन है वो a cos x प्लस माइनस b sin x वाली फॉर्मेट का है और हमें इसकी रेंज आती है। मैंने बोला इसकी रेंज बता दे, या फिर अब मैं एलिमेंट्री मेथड लिख के दिखा रहा हूं। वैसे इतना करना नहीं चाहिए बट फिर भी लो। sin x माइनस cos x की रेंज, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, दोनों के स्क्वायर्स का सम 2, रूट लोगे √2, तो इसकी रेंज आएगी इतने पार्ट की -√2 से लेके बेटा √2 तक। फिर मैंने क्या किया, ध्यान सुना, यहीं पे देखो, उसने पूरे इसको √2 से मल्टीप्लाई किया। √2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने भी इस ब्रैकेट को √2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इन दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? सर यहां पे -2 से 2 हो जाएगा। फिर फाइनली इसमें क्या किया, उसने 3 जोड़ दिया। 3 जोड़ते ही ये पूरा का पूरा gx बन गया। अब मैं भी इस इंटरवल में 3 जोड़ने वाला हूं। कितने लोग एग्री करते हैं कि इसमें 3 जोड़ूंगा और इसमें 3 जोड़ूंगा तो रेंज आ जाएगी 1 से लेके 5? जिसका जवाब एकदम 1 से लेके 5 क्लोज ब्रैकेट है वो मुझे बता दीजिए। 1 से 5 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। sin x माइनस cos x से स्टार्ट किया। अब सर जैसा आपने मेथड 1 में बताया, तो जो आपकी gx की रेंज आई है, दिस इज द रेंज ऑफ gx। समझ पा रहे हो? ये जो हमारे पास है ये क्या है? gx की रेंज। fx के ग्राफ की x एक्सिस पे प्लॉट कर लो, आया ना। अब fx कौन है सर? बाहर वाला फंक्शन कौन है? अच्छा यहां पर भी एक fx यूज हो रहा है, बट मैं अब आपको hx बोल देता हूं। चलो बाहर वाला फंक्शन कौन है सर? log, जिसका बेस है √5 और क्या है ना, और यहां पर अंदर फंक्शन था gx, यही था। अब बाहर वाला फंक्शन कौन है? बेस, जिसका √5 है, मतलब बेस 1 से बड़ा है। मैंने बोला कि क्या आपको ये ग्राफ कहीं पे बताया गया है? तो आंसर इज सर यस। अब ये रहा, ये बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ हो गया जिसका बेस √5 है। अब उसने बोला अगला स्टेप आप क्या करें, ये जो रेंज आई है ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो। तो ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, और रेंज मतलब 1 से लेके 5 वाला पोर्शन। वैसे रेंज y की वैल्यूज होती हैं बट वो gx के लिए, ये हमें x एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो यहां पर है 1 और यहां कहीं पे होगा 5। 1 ये रहा, 1 से लेके 5 तक जाना है। और आपने अगर 1 से लेके 5 वाला पोर्शन यहां प्लॉट कर दिया तो आपने कितना पार्ट शेड किया? ये प्लॉट कर दिया x एक्सिस पे। नाउ अब जितना ग्राफ इस शेडेड पोर्शन के ऊपर है उतना कंसीडर करो। सर शेडेड पोर्शन के ऊपर कौन कौन सा ग्राफ है वो देख लेते हैं, लो। तो इतना और इतना। अब इस ग्राफ को देखकर मुझे बता दो कि ये वाई एक्सिस का पोर्शन कितना कवर कर रहा है। सर वो मैक्सिमम यहां तक गया है और वो मिनिमम यहां तक गया है जो कि वैल्यू 0 है। तो ये ग्राफ इतना 1 से 5 के बीच वाला ग्राफ इतना पोर्शन कवर कर रहा है और वही हमारी फाइनल रेंज है। मैंने पूछा इसकी वैल्यू 5 पर कितनी आएगी? दैट इज log, जिसका बेस √5 है
और नंबर आप 5 बनाने वाले हो, तो √5 की पावर क्या रखेगी वो 5 बन जाए, तो आंसर इज 2। तो √5 पर वैल्यू इसकी आएगी दैट इज 2, और सर 1 पर वैल्यू आएगी 0। समझ गए? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राफिकली कितनी रेंज आपको दिखाई दे रही है, तो यहां से आप देखते ही बता सकते हो सर फाइनल आंसर जो होगा दैट इज क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 2, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 2 है ना। तो ऑप्शन बी टप्पू इज करेक्ट। ठीक है, अब इसी में ही अगर आप बिना ग्राफ के जाना चाहते हो तो भी ठीक है, इसका रेंज मैं यहां लिख रहा हूं। तो यहां से रेंज आ गई सर fx 0 से लेके 2 क्लोज ब्रैकेट। अब इसी में ही मेथड 2 आप यहां पे आ सकते हो इस स्टेप के बाद में। आप मेथड 2 यहां बोल दीजिए, ठीक है। यहां से मेथड 2 शुरू हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना यार ठीक है, वो ये है वो ये है मेथड 2, ध्यान सुनना। ये ओपन कैसे होगा? प्रिंटिंग मिस्टेक, बिल्कुल सही। 2 पर क्लोज आएगा ना। मेथड 2 में अगर आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले मेथड 2 में इतना पार्ट कॉमन है कि अंदर वाले फंक्शन की आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। अब अंदर वाला जो फंक्शन है उसकी रेंज आई 1 से लेके √5। तो ध्यान सुनना, इसको बस आप लॉजिकली सॉल्व कर देंगे। fx जिसका लॉग है जिसमें और बेस है √5, उसमें जो आपने फंक्शन लिखा था, ये कोई स्टैंडर्ड टेक्निकल तरीका नहीं है, चालू तरीका है जवाब निकालने का, ध्यान रखना। तो सर वो जो रेंज है वो आई 1 से लेके √5, बिल्कुल सही। आप एक बार इसकी वैल्यू आप निकालें। वैसे मेथड 2 सबसे कंपैटिबल और सबसे आसान है, और उससे जवाब एकदम सटीक आता है। इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, बट ये मैक्सिमम जगह काम कर जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान सुनना सर। वैल्यू 1 पर जब लॉग का नंबर 1 हो जाता है तो उसकी वैल्यू आती है 0, और मैंने पूछा √5 बेस है 5, अगर नंबर रख दूं तो वैल्यू कितनी आएगी 2। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं y की वैल्यू, सीधा सीधा। बट ग्राफिकली अच्छा है, ग्राफिकली क्या है बेटा, अच्छा है। क्या मेरी बात समझ गए? है ना। वापस बताता हूं, आप हमेशा मेथड 1 पे ही फोकस करेंगे, और वो तो ऐसे ही चालू मेथड है, वो तो हम हर मेथड के साथ साथ देख लेंगे। सर gx फंक्शन अंदर वाला ढूंढा, उसकी रेंज लिख ली, ठीक है। और इसकी रेंज कैसे लिखी वो पता होना चाहिए। अब ध्यान सुनना, वो पता कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा। वो ऐसे होगा कि अंदर वाला फंक्शन sin x माइनस कॉस एक्स टाइप का है, जिसकी रेंज आपको लिखवा रखी है √a² प्लस b² माइनस √a² प्लस b² से लेके प्लस √a² b²। इसकी रेंज आई -√2 से √2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 से 2, फिर 3 जोड़ोगे तो 1 से लेके 5। अंदर वाले फंक्शन की रेंज आ रही है 1 से लेके 5, बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, 1 से लेके 5 वाला पोर्शन उसमें शेड कर दीजिए। जो अंदर वाले फंक्शन की रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन के एक्स एक्सिस पे जाएगी, चलेगी। अब इतना ही पोर्शन ऑफ ग्राफ कंसीडर कीजिए, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो लिख दो, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? बहुत सही। एक और सवाल चॉकलेट वाला, क्रिस्टल क्लियर सवाल आपके लिए। स्टार्ट से स्टार्ट करो। इससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल और ले आता हूं, जो कि हाँ, जब करवाया जाता है क्लासेस में तब अपने आप में ये एक बवाल है। fx2 लिख रहा हूं, ध्यान रखना। साइन ऑफ कॉस एक्स और दूसरा, मैं ये पहला पार्ट है, इसकी रेंज बताओ, साइन ऑफ कॉस एक्स, और दूसरा जो है वो है कॉस ऑफ साइन एक्स। मतलब अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स है, बाहर वाला फंक्शन कॉस एक्स है। ये दोनों अलग अलग, दोनों की रेंज बता दीजिए फटाफट, दोनों की रेंज बता दीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे, घबराइए नहीं ठीक है। अब यहां पे थोड़ा आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको पता है। सर कॉस एक्स की फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन है, इसकी रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, ये -1 से 1 होता है, ठीक है। अब बाहर वाला फंक्शन कोई बोले सर मुझे तो ग्राफ याद नहीं है साइन का, तो बेटा फिर कोई इलाज नहीं है जी। इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए कि बेसिक आपको उसके फंक्शंस के ग्राफ और वो सब पता हो। नहीं पता है तो अभी टाइम है, कर लीजिए, बिकॉज अगला चैप्टर जो है वो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहां तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अंदर वाले फंक्शन की रेंज, बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया सर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। अब आपको क्या करना है,
प्लॉट द रेंज ऑफ अंदर वाला फंक्शन ऑन एक्स एक्सेस। अगर मैं एक्स एक्सेस की बात करता हूं तो सर इसकी वैल्यू 1 आती है पाई बाय 2 पर। पाई बाय 2 की लगभग वैल्यू जो होती है बेटा वो कितनी होती है? पाई बाय 2 की लगभग वैल्यू होती है 1.57। और सर इसकी वैल्यू जो -1 है वो आती है माइनस पाई बाय 2 पर। ठीक है, अब आपने बोला कि आप इसकी रेंज जो है अंदर वाले फंक्शन की वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें। ध्यान सुनते जाना। तो मैंने क्या किया, तो 1 प्लॉट करने गया तो 1 पक्का यहां होगा, और -1 प्लॉट करने गया तो -1 यहां होगा। मतलब हमें -1 से लेके 1 के बीच में एक्स एक्सिस पर ध्यान देना है, और सिर्फ इतने ही पोर्शन पे ध्यान देना है। तो आपने बोला था ग्राफ इतना ही कंसीडर होगा इसके ऊपर इस पोर्शन के लिए, तो ये लो। तो मैंने क्या किया, ग्राफ सिर्फ इतना। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसकी 1 पर वैल्यू कितनी आएगी। ये फंक्शन है साइन एक्स का, मैं पूछ रहा हूं, मैं एक्स की जगह 1 रख रहा हूं, ध्यान रखना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसमें x1 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि सर 1 वैल्यू आती है इसकी पाई बाय 2 पर। अरे वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 1 पर पता तो नहीं क्या आएगा, बट वो साइन 1 कहलाएगा। मतलब हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता, बट ये साइन 1 होता है। x की वैल्यू -1 पर सर आप माइनस साइन 1 लिखो या साइन ऑफ -1 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि साइन फंक्शन में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ठीक है जी, आया ना। अब मुझे ये बताओ कि कितना पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस इस्तेमाल हुआ है, वाई एक्सिस। क्योंकि सर ग्राफ बेसिकली फिर इतना ही बचा ना, इसके आगे वाला हटा दो, इसके पीछे वाला हटा दो, हमें सिर्फ ग्राफ इतना देखना है। तो ये इतना ग्राफ कितना पोर्शन कवर कर रहा है, फटाफट रेंज बोलो। तो रेंज हो जाएगी सर एफ एक्स की कहां से कहां तक, -sin1 से लेके +sin1 तक। ये हमारा फाइनल आंसर है फ्रॉम ग्राफ। कितने लोगों को बात समझ में आई, सही से बताना। अब इधर वाला और कर दो फटाफट। सेम लॉजिक है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। सर अंदर वाले फंक्शन की रेंज -1 से 1, बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ cos x का ग्राफ सर ऐसा होता है। ये वाली वैल्यू पाई बाय 2, इसके आगे भी चलता है, ध्यान रखना। ये वाली वैल्यू -π/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू होती है 0 पर, ये आती है 1। ध्यान सुनिएगा प्लीज, 0 पर वैल्यू 1। अब की बार आपने अंदर वाले फंक्शन की रेंज हमसे निकलवाई। अंदर वाला फंक्शन है sin x, उसकी रेंज होती है -1 से 1। तो मैंने x एक्सिस पर -1 से 1 वाला पोर्शन प्लॉट कर लिया, शेड कर लिया। ध्यान सुनते जाना, हाँ सामने देखकर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब जो ग्राफ है वो इन्हीं दो लाइंस के बीच में कंसीडर करोगे, ठीक है। अब आपको यह जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि cos की वैल्यू 1 और -1 पर बराबर आती है। और सर वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है बेटा cos 1, ठीक है। 1 और -1 पर क्या आती है, बराबर आती है, और वो वैल्यू क्या होती है cos 1, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि 1 पर वैल्यू क्या आएगी। आपने बोला x बराबर 1 रख दो, हमने रख दिया, तो लो cos 1 बन गई। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। x एक्सिस का इतना पोर्शन ले रहे हो तो ग्राफ का इतना पोर्शन आएगा। अब इतना पोर्शन ऑफ ग्राफ y एक्सिस पे कितना पार्ट कवर कर रहा है वो बता दो। तो यहां पर जो fx है सर y एक्सिस पे पोर्शन कवर हो रहा है इतना, कहां से कहां तक, cos 1 से लेके 1। कितने लोगों को बात समझ में आई, फटाफट यस सर लिख के भेजेंगे, और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। ये इसकी रेंज है और ये इसकी रेंज है। ये कंपोजिट फंक्शन का सवाल हो गया। 0 से लेके cos 1, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बेटा जब तूने ग्राफ -1 से 1 लिया, ठीक है, तो ग्राफ तो इसके ऊपर ये बनेगा ना। अब ये पार्ट जो है ये कितना पोर्शन y एक्सिस का कवर कर रहा है, 0 से लेके cos 1 में कहां आ गया ग्राफ। यस, सीसी लिख के भेजे, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। 2 एडिशनल एग्जांपल करवा दिए आपको। चलिए जी, चॉकलेट सवाल मतलब अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको घर से सॉल्व करके आए, क्या बोलते हो, हाँ है ना। हाँ इतने करवा दिए मैंने। चॉकलेट सवाल है, अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है, घर से सॉल्व करके आएंगे। अंदर वाला फंक्शन ये है, इसमें ध्यान रखना कितने फंक्शन लगे हुए हैं, 1 2 3 4। सेम, अगर आपको इस पूरे की रेंज निकालनी है तो पहले इसकी रेंज निकालो, फिर इस पूरे की आ जाएगी। इस पूरे की रेंज निकालकर फिर इस पूरे की रेंज निकालो, और फिर इस पूरे की रेंज निकालकर इस पूरे की रेंज निकालो। समझे, ये आपको करना होगा। सोच के आइए, घबराए नहीं, सॉल्व कराएंगे। यस और नो।
करके आओगे? होमवर्क है, बढ़िया सवाल है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ये जो दो तरीके मैंने आपको एडिशनली बताए, ये दो तरीके जो मैंने आपको एडिशनली बताए, कौन कौन से? यूजिंग dy by dx एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके साथ साथ हमारे पास पुराने तरीके भी थे, हमारे पास पुराने तरीके भी हैं जो हमने एलिमेंट्री मेथड और वो पढ़े हैं, ठीक है जी। और बाकी आप रेंज की ज्यादा टेंशन ना लो, हम एओडी में भी पढ़ने वाले हैं रेंज, ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम नाम से पूरा चैप्टर आएगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अब कुछ टाइप के फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको देखते ही रेंज पता चल जाएगी, देखते ही रेंज पता चल जाएगी, थोड़ा एनालिसिस करना है, ठीक है, सोचने वाले। ठीक है, कौन से? सोचने वाले। जैसे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने पूछा इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। अब ये फंक्शन मैंने आपको डराने के लिए लिखा है बस। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये फंक्शन डराने के लिए लिखा गया है? सोचने वाले, समझ में आया? इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, देखते ही जवाब पता चल रहा होगा। कितने लोगों को दिखाई दिया? हाँ सर, आपने जो एफ दिया, ध्यान सुनना, सोचने वाला सवाल है इसलिए सोचना सिखा रहा हूं। 10 पाए के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, आया ना? ऑप्शन डी बहुत सही। अब जब ये सवाल पेपर में आता है तब यही सेम लेवल ऑफ थिंकिंग आपको रखनी है, बिना डरे बिना घबराए, और वो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस से आती है। सर हमने इस सवाल को थोड़ा सा घूरा, कोई और मेथड के बारे में बाद में सोचेंगे। सबसे पहली नजर हमारी यहां पर गई, हमें ये चिल्ला चिल्ला कर बात बार बार बताई गई है कि x चाहे कुछ भी हो, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये हमेशा एक इंटीजर है, और इंटीजर किससे मल्टीप्लाइड है? पाई से। तो क्या मैं इस पूरे तामझाम को कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो tan का एंगल है, क्या मैं बोल सकता हूं ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है? मतलब ये या तो पाई होगा, या 2 पाई होगा, या 3 पाई होगा, या 4 पाई, 5 पाई, माइनस 2 पाई, ऐसे। तो जब ये पूरा का पूरा एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो आप क्या करेंगे सर? tan की इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर वैल्यू आती है 0। इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा? 0। और जो इसका डिनोमिनेटर है वो हमेशा नॉन जीरो कांस्टेंट है, देख लो। हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू आप कभी भी इसको पूरे कभी भी आप है ना जीरो नहीं कर पाओगे, तो ये है नॉन जीरो हमेशा। तो दिस इज 0 अपॉन नॉन जीरो, हमेशा क्या है? 0। और ये ऑलवेज। तो वो पूछ रहा है कि बताओ इसकी आउटपुट क्या होगी। इनपुट इसकी कुछ भी रखो, एवरी रियल नंबर है। इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, और जो इसकी रेंज है वो आ रही है हमेशा 0। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये एक कांस्टेंट फंक्शन है? दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि सर आप चाहे कुछ भी x रख लो, ये हमेशा 0 ही देगा हमें जवाब। जब x बदले और y आउटकम आपका नहीं बदला, इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, रेंज आ गई 0, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आपको, ऐसे फंक्शंस भी आपको बैक ऑफ द माइंड में रखने हैं कि हाँ भैया ऐसा भी होता है, जहां पर फंक्शन की हमें आउटपुट देखते ही पता चले, थोड़ा एनालिसिस से। कितने लोगों को बात समझ में आई? फटाफट सीसी लिख दो जिस जिसको बात समझ में आई कि हाँ सर इंटेंसिव क्लास चल रही है, ध्यान रखना। चलिए, ये चैलेंजर सवाल है। इस चैलेंजर सवाल से पहले मैं आपको एक नोट करके बात लिखवाना चाह रहा हूं, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक हमारे पास पीएनसी या बाइनोमियल में आप बोल सकते हो एनसीआर आता है, ठीक है। इसको अगर टू बी डिफाइंड रखना चाहते हो, टू बी डिफाइंड, तो 3 कंडीशंस होती है, ध्यान सुनना। ठीक है, क्योंकि अगला जो सवाल है उसमें मैं एनसीआर का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। ये लिखा हुआ है एन, ये लिखा हुआ है सी, और ये आर। फटाफट बता देता हूं क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं तो बता दूं। इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए बेटा? पहली चीज, एन जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, यहां पर नेचुरल नंबर लिखे होने चाहिए। दूसरी, आर भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तीसरी,
हमेशा जो r है वो n या n से छोटा होगा। या फिर इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो n है वो हमेशा r या r से बड़ा होगा। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑल टूगेदर। आप इसमें लिख लीजिए ऑल टूगेदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो है डोमेन निकालने का तरीका। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये बात भी नोट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ एनसीआर इज ऑलवेज ए होल नंबर। एनसीआर की जो वैल्यू आती है ना, एनसीआर समझ गए ना, एनसीआर, हाँ, इसमें आप जब जब ये डिफाइंड होगा तो ये आपको जवाब देगा, मतलब ये जो किसी काम को करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं, कुछ चीजों को कुछ में से सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज है, तो इनका जवाब हमेशा होल नंबर आता है। आपको कभी भी कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा कि किसी एनसीआर की वैल्यू आ रही है 5/11 या 3/2, ऐसी वैल्यूज इनकी नहीं आती जी। ठीक है, इनकी वैल्यू कैसी आती है, हमेशा होल नंबर आती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए, कहां पर है जीडीपीडी, अच्छा इन दोनों में लड़ाई मत करो कि एन नेचुरल नंबर होगा और आर, अच्छा हाँ ये मैंने गड़बड़ कर दी, बिल्कुल सही। दोनों जगह होल नंबर लिखना है। ठीक है, दोनों जगह होल नंबर लिखना है, बिल्कुल सही। आर कैन बी 0, एन कैन ऑल्सो बी 0, कोई इसकी वैल्यू पूछता नहीं है वैसे, बट 0 बोल सकते हैं आप, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 0 माइनस 0 ठीक है, तो एन और आर दोनों क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। मैंने नेचुरल नंबर गलत लिख दिया, बिकॉज हम ये भी तो देखते हैं 5C0 वाली चीज, बिल्कुल सही। ठीक है, तो एन और आर हमेशा क्या होंगे, होल नंबर, और जो एन है वो हमेशा आर से बड़ा होगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एनसीआर को डिफाइन होने के लिए, और एनसीआर की जो वैल्यू आती है वो हमेशा एक होल नंबर आती है। क्या मेरी बात समझ गए, यस और नो? बहुत सही। इसके बेसिस पर आप ये वाला सवाल सॉल्व करके लाओगे। हाँ जी, ये है HW, और इसको हम बोल सकते हैं, ये जो सवाल है ये आप बोल सकते हो कंस्ट्रेंड डोमेन का है, कंस्ट्रेंड डोमेन। इसमें पूछी रेंज ही है, बट ये सवाल जो है ये कैसा है, रेंज बाय कंस्ट्रेंट डोमेन। समझ में आया? वैसे हमने सारे टाइप के देख लिए, मेरी बात ध्यान सुनना प्लीज, सारे टाइप के फंक्शंस देख लिए और सारे टाइप के हम सवाल के एग्जांपल्स भी कर रहे हैं। बट सर कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे फंक्शन में आपने रेंज हमें बताई थी कि ये इनपुट ये आउटपुट, इनपुट मान लो 3 से लेके 5 है, तो बताओ भाई आउटपुट क्या होगी। बट कई बार अगर मैं 3 से लेके 5 ना बोलकर मैं आपको बोलूं कि इनपुट x बराबर 3 और 5 ही है सिर्फ, पहले मैंने बोला 3 से लेके 5, 3 से लेके 5 तक लाखों करोड़ों नंबर्स है, उनमें से कुछ भी रख दूंगा मैं, तो बताओ वैल्यू क्या क्या आ सकती है। इस तरफ आपको आउटपुट ध्यान देना था। अब की बार समझने की कोशिश करना, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट डोमेन। जब डोमेन में ही बहुत कम लोग हों, 3 और 5 दो ही नंबर रख सकते हो आप, तो बताओ रेंज में कौन कौन होगा। सर लो एक f(3) और एक f(5), बस। तो ऐसे भी सवाल दिए जा सकते हैं, यहां पे खूंखार सवाल बना के रख दे और बोले रेंज बताओ। तो रेंज इनकी कैसे निकाली गई कि इनकी हमने पहले डोमेन पता की। तो दिस क्वेश्चन इज द रूप या फिर एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, कि पहले आप इसकी डोमेन निकालोगे, जो जो डोमेन में एक्स आएंगे वो पटकते जाना, आपके पास सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई कि ये वाले कंस्ट्रेंट डोमेन का मतलब है कि डोमेन ही बहुत छोटे छोटे नंबर से हैं। हाँ, डोमेन बहुत छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि आप लिख दो 0 से लेके 1, देखो सर कितनी छोटी डोमेन है। भैया इसमें तो खेल हो सकता है, ये छोटी डोमेन नहीं है। इसमें कंस्ट्रेंट डोमेन बोल दो या डिस्क्रीट डोमेन बोल दो, अब ठीक है क्या? कंस्ट्रेंट या फिर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग एक्स आपको पुट करने पड़ रहे हैं। यस और नो? अबे तुमने आंसर ही सी लिख रहे हो, मुझे लगा आंसर ही टिक कर दिया, आंसर सी। ठीक है, ये सॉल्व करके आना है। लास्ट एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन किसको बोलते हैं। दो फंक्शंस को आप इक्वल और आइडेंटिकल कब बोलोगे, छोटी सी बात है, फटाफट देखते हैं, क्योंकि आज वाले इस चीज को कंप्लीट करने के बाद में अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, वहां चलेंगे अब। ठीक है,
फटाफट आ जाइए सर। दो फंक्शंस को इक्वल और आइडेंटिकल तब बोला जाता है जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो। ध्यान सुनना, ऑल शुड ऑलवेज, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है ना, ऑल शुड बी ट्रू। दो फंक्शंस आपको दे दिए जाएं और मैं पूछूंगी ये दोनों फंक्शंस बराबर हैं कि नहीं, तो आप दोनों फंक्शंस को बराबर, पहली चीज आप क्या चेक करोगे, डोमेन। दोनों फंक्शन की डोमेन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। एक की डोमेन 0 से 1 क्लोज है तो दूसरे की भी 0 से 1 क्लोज, 0 से 1 ओपन हो जाए तो भी हम बराबर नहीं मानेंगे। एक भी एलिमेंट डिफर नहीं करना चाहिए, तो डोमेन क्या होनी चाहिए, सेम। दूसरा पॉइंट, अगले पे जाओगे तब समझ में आया, तीनों चेक करने हैं। अगर डोमेन बराबर नहीं है तो बोल दो फंक्शन बराबर नहीं है, आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है। डोमेन बराबर निकल जाए फिर जाओ, दोनों की रेंज एकदम बराबर होनी चाहिए। ठीक है, रेंज बराबर नहीं है बोल दो इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। रेंज बराबर निकल जाए फिर आप अगले पे जाओगे। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं बता दूं, ये बात ये लिखी हुई है, ईच एक्स पर सेम वाई मिलना चाहिए। मतलब आपने अगर fx में x बराबर 1 रखा और आपको वहां पे जवाब 3 मिल रहा है, तो gx में भी जब आप x बराबर 1 लिखोगे तो आपको जवाब 3 मिलेगा। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझ गए? तो अगर ये तीनों ऑल शुड बी ट्रू, ट्रू बोल रहा हूं, ऑल शुड बी ट्रू, तब जाके आप फंक्शन बोलोगे दोनों फंक्शंस बराबर हैं, इक्वल है, आइडेंटिकल है। या फिर इस पूरे की जगह आप करके और करके लिख सकते हो, लिख दूं और करके, दोनों का ग्राफ सेम होना चाहिए। बस ग्राफिकली सोचना है तो दोनों का ग्राफ सेम होना चाहिए। दोनों का ग्राफ सेम होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, है ना? या तो ये तीनों चीजें देखो या फिर दोनों का ग्राफ सेम हो। जैसे मैंने एक हल्का सा एग्जांपल दिया, एग्जांपल मैंने आपको दिया, दो फंक्शंस है बेटा, ध्यान सुनना, fx है sin x, वैसे आप जवाब देखते ही बता दोगे, और gx है cos x। क्या ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल है, जल्दी से बताना जरा, या इक्वल है? तो आप जवाब दोगे सर नॉट इक्वल। क्योंकि आप यहां पर बैठ के सोच रहे हो तो आपने बोला दोनों का ग्राफ अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का ग्राफ अलग अलग होता है, इसलिए ग्राफ सेम नहीं है, इसलिए दोनों फंक्शन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। बट अगर आप इन स्टेप्स के हिसाब से सोच रहे हो तो कहां जाकर जीडीबीडी हुई, मुझे वो बताओ। सर दोनों की डोमेन सेम, यस, दोनों की डोमेन होती है आर 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 आर, अरे वो आर नहीं, आर आर मतलब रियल रियल। ठीक है, फिर दोनों की क्या रेंज सेम है, तो आंसर इज यस। साइन एक्स की भी रेंज -1 से 1 और कॉस एक्स की रेंज भी -1 से 1। सर कौन से पॉइंट पर जाकर गड़बड़ हुई, तीसरे पॉइंट पर। हर x पर हर y सेम नहीं मिलता। आप यहां पे x π/2 रखोगे तो यहां पे भी π/2 रखोगे, यहां से वैल्यू आएगी 1, यहां से आएगी 0। तीसरे पॉइंट पे डिफर हो गए, इसलिए नॉन आइडेंटिकल है। क्या आप फटाफट एग्जांपल करके दिखाओगे मुझे? है ना, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लगाते हैं, ध्यान सुनना। आपको पहले नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल बताना, इनमें से कौन से आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल। बहुत बढ़िया यार, जल्दी से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अगर कोई आपको आइडेंटिकल दिखे तो आई लिख देना, नॉन आइडेंटिकल दिखे तो एन लिख देना, IN इसी ऑर्डर में आंसर भेजो। अगर आपका जवाब है INI, इतनी ज्यादा आई तो ऐसे लिख के भेज दो, मतलब पहले 3 आइडेंटिकल, फिर नॉन आइडेंटिकल, फिर आइडेंटिकल, ऐसे। एक लिख रहा है बोरिंग, ये कौन है, कौन है ये दुखी आत्मा, दुनिया से दुखी? अबे ऐसा नहीं बोलते होते। हाँ, जिंदगी में इंटरटेनमेंट की कमी है, शक्ल देख ले शीशे में खुद की खुश हो जाएगा, बोले ये तो मैं ही हूं, अरे वाह क्या लपट जंडिस शक्ल है, वेरी गुड, ऐसे इंटरटेन हो जाएगा। खुद के साथ पंगे ले लो ना, इधर से हाथ पकड़ा, चूटी बोल ली खुद को जोर से, अब पीटोगे किसको? क्या पहले वाले दोनों आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है? बोलो बोलो बोलो, सोच के बोलना यार, बिना सोचे नहीं, ऐसे नहीं कि हाँ इसको ऐसे लिख दें। बहुत सारे लोग आइडेंटिकल बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग आइडेंटिकल इस बेसिस पे तो नहीं बोल रहे हो सर 1/sin x ही cos x होता है।
ये दोनों आइडेंटिकल है। ये कैसे है? आइडेंटिकल। अच्छा, इसके साथ एक एग्जांपल और दूं, इसी के साथ साथ इसका पहला पार्ट था ये, मान लो ऐसा, अब की बार मैंने बोला साइन एक्स एंड 1 कॉस एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स, ये बताना जरा एक बार पहले। हाँ, अपना जवाब छोड़ो, ये कैसे है, आइडेंटिकल की नॉन आइडेंटिकल? ये दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही बोला आपने। बाकी सब एक बार रोक दीजिए, यहां पर आ जाओ ताकि मुझे समझ में आ जाए। ये आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल? आंसर इज सर नॉन आइडेंटिकल। बहुत बढ़िया। क्यों, क्या रीजन है? रीजन ये है सर, दोनों की डोमेन सेम नहीं है। आप यहां पर, अच्छा आप अगर आपको वही करके देखना था, कुछ लोग अभी भी वैसे ही सोच रहे हैं सर कोसेक एक्स को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो साइन एक्स बन जाएगा। क्या मैंने पिछले स्टेप्स पे ये बताया कि आप उसको ऊपर ले जाके लिख लेना, सेम बने तो आइडेंटिकल बोल देना? नहीं जी, आप उन स्टेप्स को चेक कीजिए। ये नॉन आइडेंटिकल है बिकॉज इसकी डोमेन होती है एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसकी डोमेन होती है बेटा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। इसमें आप कभी भी पाए और ये सब रख ही नहीं सकते कोसेक एक्स में, जबकि साइन एक्स में पाए रख सकते हैं, तो दोनों की डोमेन में ही फर्क आ गया, बस फिर नॉन आइडेंटिकल। कितने लोगों को बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इन दोनों को आइडेंटिकल क्यों बोला सर? बिकॉज दोनों की डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। बहुत बढ़िया, छुट्टी वाले लोग गायब हो जाए। अगला सर 10x की डोमेन होती है r माइनस, इसमें आप n पाई बाय 2 के मल्टीपल्स नहीं रख सकते, ठीक है? और इसमें क्या होती है, तो इसमें n पाई नहीं रख सकते, तो दोनों की डोमेन ही अलग अलग हो गई। तो पहले वाले दूसरे वाले को क्या बोलोगे? नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, इसमें आप पाई बाय 2 के मतलब पाई बाय 2 वाले नहीं रख सकते, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। इसमें आप सर एन पाई नहीं रख सकते, मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात? इसमें आप एन पाई नहीं रख सकते, एन पाई मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई, वो भी नहीं रख सकते, तो ये नॉन आइडेंटिकल। इसमें क्या फर्क है सर? इसमें एक बच्चा जो है वो इसको एक्स को आगे लेके जाता है, तो वो इसको ऐसे लिख देता है एक्स, कि एक्स आगे आ गया, पीछे एल एन ई वन, और इन दोनों में इसकी जगह बदल दोगे ई की पावर एल एन एक्स, तो ये और ये यहां पर आ जाएंगे, तो सर फिर ये बचेगा एक्स की पावर, ये इसको भी एक्स बोल दिया। यहां देखकर बोल रहा है कि दोनों एक्स एक्स बराबर है, इस वजह से जवाब सेम आएगा। तो आंसर है सर भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, आया ना? और इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो नॉन आइडेंटिकल। सर वाई दिस इज नॉन आइडेंटिकल? बिकॉज दोनों की डोमेन देख ले। इसकी डोमेन की बात करूं तो x जो है वो लॉग के अंदर लिखा हुआ है, डोमेन निकालने से पहले कभी सिंप्लीफाई नहीं करते, और यहां पर आएगा x पॉजिटिव, ये इसकी डोमेन है। और यहां पर आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r, कुछ भी रखो, e की पावर में रख रहे हो, यहां पे लॉग के अंदर रख रहे हो तो पॉजिटिव सिर्फ, ठीक है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो बेटा 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये कैंसिल किया, फिर इस पे रूट लगा रखा है। अब इसने रूट वाले ने जिसने ध्यान नहीं दिया और उसने साइन एक्स लिख दिया, तो वो गड़बड़ करेगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है। रूट के अंदर स्क्वायर बन रहा है ना, तो रूट हटेगा तो क्या आएगा? मॉड, ठीक है? अब की बार सर कहां पर जाकर ये नॉन आइडेंटिकल हुए? सर ये नॉन आइडेंटिकल हुए रेंज पर जाकर, क्योंकि इसका जवाब जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। इसका मॉड लगा दिया आपने तो 0 और 1 के बीच में, समझे कि नहीं समझे? 1 अपॉन मॉड एक्स, और यहां देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है सर, ये रूट के अंदर x की पावर -2 लिखा हुआ है। अब जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना 1 अपॉन x की पावर 2, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपने सिंप्लीफाई कर दिया। नहीं जी, वो उसका मतलब है, x की पावर नेगेटिव लिखने का मतलब कि वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन मॉड एक्स ही आएगा, ठीक है? 1 अपॉन मॉड एक्स ही आएगा। ये वाले दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल है, दोनों की डोमेन देख लो, जीरो नहीं रख सकते, ठीक है? जीरो नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रखो, या फिर ऐसे सोच लो, चलो ये जो लिखा हुआ है ना, ये 1 अपॉन मॉड एक्स और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों की डोमेन सेम, 0 0, r माइनस 0 r माइनस 0, 0 0 दोनों में नहीं रख सकते। रेंज की बात करूं तो सर रेंज निकालने से पहले तो सिंप्लीफाई कर ही लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स के बराबर ही होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये दोनों आइडेंटिकल है।
और इसमें मेरा लॉजिक कतई ये नहीं है कि मैंने इसको ये लिख के दिखा दिया, मैंने इसको ये लिख के दिखा दिया, ये लॉजिक मत दीजिएगा, बिकॉज अगर मैं ऐसा करता तो फिर ये सारे आइडेंटिकल हो जाते कि आपने इसको ये लिख के दिखा दिया। नहीं, डोमेन और रेंज के हिसाब से सोचो। क्या मेरी बात समझ में आई? आया ना? हाँ, जो बोल रहे हैं कि फोर्थ रिपीट, बेटा आपको cos 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो यहां रख, तो रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है वो, और रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो फिर वो क्या है, काम का नहीं। फटाफट दोनों को बता दीजिए, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? तो आंसर इज सर नो, पहले वाला, क्योंकि इसमें अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये आइडेंटिकल है, तो आंसर इज नो। 2 मिनट और लेंगे, ध्यान रखना। सर जब आप इसकी डोमेन निकालोगे, अच्छा नो किस वजह से आप ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसकी डोमेन निकालोगे तो एक रूट दिखाई दे रहा है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, इसमें दूसरा रूट भी दिखाई दे रहा है, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, यहां से आ जाएगा x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, यहां से आ जाएगी x की वैल्यू -1 से बड़ी, इंटरसेक्शन x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन आ रही है, दो अलग अलग रूट है, इस फंक्शन की जो डोमेन आ रही है वो आ रही है x की वैल्यू 1 से बड़ी। जबकि आप इस फंक्शन की डोमेन निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन है। दोनों की डोमेन में ही फर्क है। तो ये पहले वाला क्या है, नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। अगले वाला सर सेम लॉजिक, सेम लॉजिक कैसे? अगर मैं इसको डिफाइन करने के लिए बोलूं तो x + 2 0 से बड़ा होना चाहिए, एक लॉग अलग टर्म है तो उसको अलग से डिफाइन करोगे, एक कंडीशन बनेगी, और यहां बनेगी x - 3 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों की जब आप डोमेन निकालोगे तो यहां से आएगा x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। जबकि सर जब आप इसके लिए कंडीशन बनाओगे तो इसके लिए आप एक ही कंडीशन बनाओगे कि x² - x - 6 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, जिसमें आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक तो -2 से छोटा और एक 3 से बड़ा। समझ पा रहे हो? तो दोनों में डोमेन अलग अलग हो गई। तो ये भी कैसे है बेटा, ये भी नॉन आइडेंटिकल। बेसिकली इतने सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सिंप्लीफाई करके बराबर कर सकते हैं तो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, नॉन। अगले वाले मजेदार है। पहले दोनों की डोमेन चेक की, आर यहां भी यहां पर भी आर, फिर मैंने रेंज चेक की। सर रेंज यहां पर क्या आएगी, आर, क्योंकि जब x पॉजिटिव है तभी x² लिखा हुआ है, जब x नेगेटिव है तो ये -x² लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आप इसकी रेंज अगर बात कर रहे हो, अब रेंज निकालने के लिए तो सिंप्लीफाई कर ही सकता हूं, तो मैंने इसको लिखा x² जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये हो जाएगा -x² जब x लेस देन 0 है। समझ गए? बिकॉज मॉड को ओपन कर लिया। यही सेम चीज ये लिखी हुई है। अगर आप x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेते हो तो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 0 से बड़ी पर तो 1 और 0 पर 0, तो 0 पर तो 0 ये भी है और 0 पर 0 ये भी है। और अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो सिग्नम x क्या हो जाएगा? -1। वो क्या हो जाएगा? -1। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये दोनों क्या लिखे हुए हैं? सेम। इसके लिए आप बोलोगे दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल। रेंज सेम है, डोमेन सेम है, ग्राफ भी 100% सेम बनेगा। दोनों फंक्शंस एकदम आइडेंटिकल है। नॉन आइडेंटिकल बोलने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। ये तो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। अगर आप इसको ऐसे करके लिखोगे तो सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि इसमें दो केस बनेंगे। दो केस कौन से? डोमेन के हिसाब से एक डिनोमिनेटर ये नॉन जीरो होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, जबकि यहां पर एक ही केस बनेगा। यहां पर आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू दो नहीं हो सकती। कौन कौन सी? एक तो -1 और एक 0। यहां पर सिर्फ x की वैल्यू आप -1 नहीं ले सकते, तो सर दोनों की डोमेन ही अलग होगी, इसलिए आप बोल रहे हो नॉन आइडेंटिकल। ये लिखा हुआ है x/mod x, लिख के दिखा रहा हूं, और ये लिखा हुआ है सर mod x/x। ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं जल्दी से बताइए। सर सोच लेते हैं, डोमेन दोनों की सेम है, हाँ, r - 0 r - 0। रेंज की बात करेंगे तो सिंप्लीफाई करोगे। बेसिकली ये बात लिखी क्या हुई है, जब आप x की वैल्यू कोई पॉजिटिव लोगे तो ये आंसर आएगा 1, क्यों? x/x फॉर x ग्रेटर देन 0। और जब आप x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो जवाब आएगा -1। कोई भी नेगेटिव लेके देखना, -2 रख दे, -5 रख दे, -6 रख दे,
तो ये 1 और -1 है, ऐसे ये भी सेम यही है। x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो 1 आएगा हमेशा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम। x की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर ले लोगे तो -1 आएगा, बिकॉज नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव। तो ये वाले दोनों फंक्शंस कैसे हैं बेटा, ये दोनों फंक्शंस हैं आइडेंटिकल, डोमेन सेम, रेंज सेम, हर x की सेम वैल्यू के लिए सेम y आ रहा है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, ठीक है। हाँ, अगली क्लास जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस हम स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे इस चैप्टर में ऐसे समझो कि हम लोग 60% कवर कर चुके हैं, 60% समझ लो। अब जो है वो प्योरली 12th की बातें स्टार्ट हो जाएगी, तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हमारा यहां पर और इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। चलिए जी, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, स्टोरी तो स्टोरी क्या करोगे यार, तुम लोग वैसे ही लेट हो गए, फटाफट एक शायरी हो जाए। ठीक है, फटाफट फटाफट। हाँ जी, सॉन्ग। ये बारिश का मौसम, ये मौसम की बूंदे, पता नहीं आगे। सर ऐसे सॉन्ग मत सुनाया करो, सारा मूड ही ऑफ कर देते हो। पहले हमें ये गाना अच्छा लग रहा था, आपने पता नहीं कैसे सुनाया, अब हम ये भी सुनना बंद कर देंगे। आप जो है बारिश ओपी, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आज कर दो छम छम छम, बन जाओ श्रद्धा कपूर जाके। और क्या है, क्लास तो है ना अगली। सर हमारे पास वाटर प्रूफ टैब है और वाटर प्रूफ मोबाइल है, हम बारिश में बैठ के लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ पीडब्ल्यू में हो सकता है। अच्छा ठीक है, भगवान ने मौका दिया तो कर लो एंजॉय, खराब मत कर लेना टैब वैब। ठीक है, स्टोरी अगली क्लास में सुनाएंगे, याद दिला देना केजीएफ वाली। हाँ, एक देख के आया हूँ केजीएफ मूवी, उससे कुछ चीजें मुझे सीखने को मिली, वो आप तक ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। मिली नहीं थी शायद ही आज। अरे भाई कहाँ चलेगी, लव ट्रायंगल वाली सुना दूं क्या, रोमांटिक। ध्यान सुनिएगा प्लीज। हाँ, बाय वाले लोग जा सकते हैं फटाफट। हाँ, थोड़ी रोमांटिक है। हाँ, और इंतकाम देखिएगा उस टाइप से है कुछ, ध्यान सुनो, एक बार वाह वाह हो जाए। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते रहते हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते रहते हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। भैया बहुत हाई लेवल किसी आशिक ने लिखी है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। आपके मैंने कुछ 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं तो कोई बात नहीं, उतना चलता है। ठीक है, अपनी एक क्लास ही चलेगी, कल छुट्टी थी। ठीक है, गिव एंड टेक सिचुएशन है। बाय बाय, थैंक यू ऑल, लव यू। आज एग्जिट नए तरीके से, चलो।